पता चलेगा कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। वरना क्या होता है, हमको आलस करने का एक मौका मिला। देखिए सही लग रहा कोई है। हमको नहीं देख रहा है तो वही आलस वाला कर लेते हैं, थोड़े हाँ बात करो जैकेट करते हैं, थोड़े लेट जाते हैं वगैरह वगैरह। ये ऐसा तो दिख नहीं नहीं रहा करना ऊपर से। चाहिए। बराबर। अच्छा भाई, सबसे पहले बताओ, चाय कौन कौन पी के आया, ऐसे ऐसे करो, कोई है? हाँ, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करने से ना बॉडी की एक्सरसाइज होती है। ऐसे इससे आपको महसूस होगा कि आप थोड़े अभी भी एक्टिव हो, है ना? हाँ जी, अब देखो जो कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है उनका मैं क्या करूँ, पता ही नहीं चल रहा कि मुंडी हिला रहे हैं कि नहीं हिला रहे हैं। जैसे हाँ, सोहेल मिर्जा जी है तो फटाफट कैमरे ऑन हो जाने चाहिए। देखो अभी आप रिकॉर्डिंग में नहीं, रिकॉर्डिंग को अब स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये सेशन वापस आप लोगों के लिए अवेलेबल भी रहना चाहिए। हाँ जी, ये हुई ना बात। चलिए अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे ऋतु मैम। सो वी हैव हियर ऋतु मैम, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार सर, बिल्कुल सुन पा रही हूँ, एकदम क्लियर साउंड है सर। थैंक यू सो मच मैम कि आपने शॉर्ट नोटिस पर भी हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। सर मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर के अंदर खुद को प्रैक्टिस के फील्ड में एस्टैब्लिश करना, सेटल करना, है ना, और एक तरीके से लिटिगेशन के मैटर्स को डील आउट करना, और इतना ही नहीं, मतलब देखो जो कहते हैं ना कि बीइंग अ फीमेल प्रैक्टिसिंग कई सारी प्रॉब्लम्स होती है वगैरह, तो आज वो बहुत कुछ भ्रम जो है वो आज दूर होने वाले हैं। रितु मैम, दिल से पूरे हमारे एडवोकेसी गाइडेंस के सारे कैंडिडेट्स की तरफ से आपका स्वागत है सेशन के अंदर। रितु मैम, कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, आपने प्रैक्टिस कौन से ईयर में स्टार्ट किया था मैम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लायक समझा कि हम आपका साथ दे सकें। इन बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हैं और जिनको गाइडेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। और आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मैंने वकालत शुरू कब की। सर मैंने 2012 में सर वकालत स्टार्ट की और 12 से 15 का मैं बैच रही। और वकालत में आने से पहले सर मैंने जूनियरशिप ज्वाइन की, कोर्ट में गई थी अपने ही किसी मैटर की वजह से। और अपने मैटर भी ऐसे ही थे कि सर छोटे मोटे गली मोहल्ले में जो डिस्टर्बेंस रहती लड़कियों के साथ, जो ईफ टीजिंग वगैरह होती है, ऐसा माहौल मेरे साथ हुआ था। तो उस केस को लेके मैं कोर्ट में पहुंची थी और जिनके पास गई लीगल एड काउंसलर थे वो भी, और सीनियर काउंसिल रहे वो मेरे, और उन्होंने मुझे काउंसलिंग की। बात करते करते जब इतना मुझे ऐसा लगा कि एक एडवोकेट इतना कुछ कैसे जानता है, सिर्फ चेहरे को देख के, और कंप्लेंट नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, उन्होंने सारा ऐसा बता दिया जैसे मेरा भविष्य जानते हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं भी लॉ करना चाहती हूँ और इस फील्ड में उतरना चाहती हूँ। देन ही एडवाइज मी दैट आप ऐसा करिए, आप डायरी लेके आइए और ज्वाइन कीजिए। फिर उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरवाया और मैंने वकालत स्टार्ट की। सर ये बात 2012 की है ना? सर उस समय आपने कंप्लीट भी नहीं किया था? नहीं सर, 2012 में सर। तो अपने उस मैटर को लेकर जब आप वकील के साथ डिस्कशन कर रहे थे जी तो दैट टाइम आपसे इन्फ्लुएंस हुए कि यार ये तो ठीक पेशा है, ये अच्छा प्रोफेशन है, मतलब हाँ इतना आपको कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल अच्छा, सर। आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस की, जैसे मैम से मैंने सवाल तो ये पूछा कि आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया, लेकिन मैम उस सवाल पे डायरेक्टली नहीं आई है ना। पहले इन्होंने कुछ चीज को कंप्लीट किया जो कि गैप रह गया था, है ना, तो उसको कंप्लीट करने के बाद और फिर जो सवाल को नहीं भूले। ये भी एक एडवोकेट का सबसे पहला हमारा गुण होना चाहिए कि सामने वाले ने जो पूछा है उसका जवाब तो अपन देंगे, लेकिन उससे पहले जो गैप रह गया उसको फिल करना और फिर एंड में आते आते उनके मुद्दे को ऑब्जर्व करना। देखो आप है ना, मैम से जो सुनने वाले उससे तो सीखना ही सीखना है। मैम जिस तरीके से रिएक्ट करने वाले, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाइटली है। तो ये तो बात 2012 की हुई है मुझे सर 20 अगर आपने इस तरीके से एंट्री की तो 2015 में आपका एडवोकेसी कंप्लीट हो गया? जी बिल्कुल सर, 2015 में मैंने एनरोल करवा लिया। 4 अगस्त 2015 का मेरा एनरोलमेंट है। और ये 3 साल जो आपने एलएलबी किया था तो उसके साथ साथ आप कोर्ट विजिट वगैरह भी करते थे? हाँ सर बिल्कुल, मैंने सर पहले इंटर्नशिप ही स्टार्ट की थी। हमारे जो लीगल एड काउंसिल थे उन्होंने मुझे फाइलें पकड़ाई और हम उनकी फाइलें लेके चलते थे। जहाँ जहाँ एविडेंस होती थी उनकी, डेली उनके 32-35 मैटर होते थे, तो हम उनकी फाइलें, जहाँ जहाँ गवाही पे मैटर लगे होते थे वहाँ फाइलें पहले कोर्ट में पहुँचा दिया करते थे कि आज यहाँ सर एविडेंस कराएंगे, यहाँ एविडेंस होगी, चाहे वो मर्डर केस है, रेप केस है, पॉक्सो है, इस तरह के मैटर जो भी होते थे हम फाइलें पहुँचा दिया करते थे। और मेरा जो मेन मकसद रहता था
क्योंकि वो लीगल एड से थे तो उनके पास नंबर ऑफ मैटर्स ज़्यादा थे। इस वजह से मैं जितने भी लोगों को वो बेल नहीं दिला पा, मतलब बेल के लगाने के लिए समय नहीं होता था, तो मैं बेल एप्लीकेशंस लगाने में इंटरेस्टेड होती थी ज़्यादा। मैक्सिमम बेल मैंने सर से मतलब रिक्वेस्ट की कि सर मैं बेल लगाया करूं क्या। सर कहते जिसका भी देखो उसकी बेल लगा दो, कोई 3 साल से कस्टडी में, कोई 4 साल से है, कोई कितने भी टाइम से, आप बेल लगाओ और बेल लगाते जाओ। धीरे धीरे आर्ग्यू किया और बेल पे बेल ली सर मैंने, और उनकी गाइडेंस में ली। और मैं भी एक चीज समझना चाह रहा हूँ, मैं 2012 के अंदर जो आप वाला कंसर्न था, जो भी ईव टीचिंग का जो भी कंसर्न, जी सर, उस समय आप लीगल एड से मिले थे, राइट? जी सर। और ये वही पर्सन है जिनके अंडर में आपने इंटर्नशिप? हाँ जी सर, उनका नाम भी बताना चाहूँगी सर, श्री लाल सिंह गौतम जी हैं, और उनका चैम्बर नंबर 811 है द्वारका कोर्ट में। और उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखाया। सबसे पहले मैंने क्लर्क का काम शुरू किया सर उनके साथ, क्लर्केज देखी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई भी कोर्ट में जाके ये नहीं कहता आप सीधा आर्ग्यू करो या सीधा बेल मैटर्स पे फोकस करो, आपको उनकी पुरानी फाइलों की मिट्टी धूल साफ़ करनी आनी चाहिए। तो उन्होंने जो सिखाया मैंने वो किया। मैंने उनकी टेबल्स साफ़ की, पानी रखा उनके लिए सुबह, और उनकी सारी फाइल्स को असेंबल किया। धीरे धीरे क्लर्क वाला काम सीखा, सर्टिफाइड कॉपी भरनी सीखी, उनके बिल्स बनाए। जो लीगल एड में सालों से उनके पैसे पेंडिंग थे, उनके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल बिलिंग का, तो मैंने वो काम किए। वो जो मुझे देते गए काम, रजिस्टर बनाए, मेंटेन किए, और धीरे धीरे सारी चीज़ें बाइफरकेट करी। कितने सिविल मैटर्स हैं, कितने क्रिमिनल मैटर्स हैं, कितने बेल मैटर्स पेंडिंग है, कितनों में गवाही हो चुकी है या कितनों में बेल हो चुकी है, कितनों में चार्जशीट आ गई है। ये सब धीरे धीरे सर ने मुझे सिखाया, और जैसे जैसे वो बताते गए हम करते गए। और बहुत अच्छे तरीके से क्लर्क का काम सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है सर। इनिशियल स्टेज पे आप जाते ही सीधा फाइल पढ़ने लग जाओगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। आपको पहले बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, और वही मैंने किया सर। ओके जी सर। कुछ स्टूडेंट वीडियो देखते थे कि इधर भटक रहे हैं, है ना? अभी भटकना नहीं है, पूरा फोकस बना के रखो। क्रांतिक जी आपकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नाउ सी मैम, आपने जो बात बताया कि लीगल एड से आपने इनिशियली ज्वाइन किया था मामला, और एक एडवोकेट को, एक यंग एडवोकेट को शुरुआती स्टेज में पहले अच्छा क्लर्क बनना जरूरी है, बिल्कुल सर, ताकि वो जो फॉर्मेलिटी वाली जो प्रोसेस है, फॉर्मल जो वो सर्टिफाइड कॉपी की थी, जो मामला हो गया वो हो गया। आपने बताया कि आपने अपने सीने के टेबल पे पानी का ग्लास भी रखा करते थे, बिल्कुल, उनके कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी फाइल्स, तो ये कहीं पे हमको क्या एक ट्रस्ट जीतने के लिए करना होता है, या फिर ये साबित करने के लिए चाहिए कि भाई सीनियर को लगे कि जूनियर डेडिकेटेड है? मतलब आपका इन चीजों के पीछे कुछ ऐसा इंटेंशन आता है या कोई ठीक रहा? सर मैं इस चीज़ को इस तरह समझाना चाहूँगी कि जो ये वकालत का फील्ड है, ये एक गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम गुरु की सेवा करेंगे, उनका इज्जत, उनकी मान सम्मान करेंगे, उनका काम उनसे सीखने के लिए उनके बिल्कुल डेडिकेट होके करेंगे, तो कल को हम अच्छे गुरु बनेंगे और हमें अच्छे शिष्य मिलेंगे। तो ये इस परंपरा को कायम करने के लिए हमें अच्छा शिष्य बनना होगा, तभी हमें अच्छे गुरु मिलेंगे और उनकी सेवा हम। आपको आपकी लाइफ का पहला वो केस जो मतलब आप डिस्कस करना चाहें यहाँ पे, जो एज अपीयरेंस या एज आर्गुमेंट आपके लिए रहा, वो आपको कैसे मिला था? मतलब सीनियर ने बोला कि जाओ तुम कर लो डील इसको, या फिर आपने कहा सर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जैसे अभी आप बेल मैटर के बारे में कुछ बता रहे थे? जी, ऐसा नहीं है सर। वो बेल तो हम सर की सेवा में लगाते थे, जब सर के पास टाइम नहीं, उन्होंने आदेश किया, हमने बेल बना के एप्लीकेशंस बनानी सीखी। सबसे पहले सर ने एक एग्जाम्शन की एप्लीकेशन ही एग्जाम्पल मुझे दे दिया कि लिखो एप्लीकेशन। मैं एकदम हाथ कांप रहे थे, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, और सर ने लिखा इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सो एंड सो, जज का नाम लिखा, और डिस्ट्रिक्ट लिखो, और उसके बाद इन दी मैटर ऑफ लिखो, स्टेट वर्सेस लिखो, धीरे धीरे करते करते एफआईआर नंबर लिखो, अंडर सेक्शन लिखो। तो लिखते लिखते सर ने मुझे डिक्टेट किया और मैंने एप्लीकेशन लिखी। फिर वो गलत हो गई, रफ पेपर पे लिखी, उसको फेयर किया। फेयर करने के बाद मैं उसको कोर्ट में लेके गई, कोर्ट में लगा दी सर मैंने, लेकिन जब फेयर करने लगी जज का नाम गलत लिख गई। और उसके बाद मुझे कोर्ट में रीडर ने बताया कि आप जज का नाम, ये जज यहाँ नहीं है, ये तो चेंज हो चुकी हैं, अब नई जज आई है, बोर्ड पढ़ो। तो फिर मैंने उसको दोबारा फेयर किया और सर के तीसरी बार साइन कराने के लिए लेके गई कि सर सिग्नेचर कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो ये शुरू में होता है सर, और काफ़ी चीज़ें। और ये वही ऋतु मुंजाल है जो आज के टाइम में बड़ी से बड़ी पिटीशन जो है सिंगल डाउट के अंदर डर कर देती है। हाँ जी सर, ये मालिक का शुक्र है सर, और ये गलतियों से ही सीखा है सर, और घबराना नहीं होता, गलतियाँ होती हैं इंटर्नशिप में, बहुत गलतियाँ, और वही टाइम होता है सीखने का, सुधरने का।
और हमारे सीनियर यही कहा करते थे, बिल्कुल पैसे पे फोकस मत करना और काम सीखना, काम पे ध्यान देना, पैसा आपके पीछे झक मारता हुआ आएगा, आप घबराना मत और शुरू में लालच मत करना। लेकिन क्योंकि सर मैंने आपको बताया, मैंने वकालत की है शादी के बाद, बच्चा होने के बाद, घर बसा के, फिर उसके बाद बच्चा 3 साल का हो गया, तब 2012 में मैं वकालत में एंट्री की मैंने। 9 में मेरा बेटा आ गया था इस दुनिया में, और इस वजह से मुझे पैसे की भी ज़रूरत थी। तो मेरी वो प्रॉब्लम जा नहीं रही थी कि मैं कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं। सर ने कहा बेल तो लगाना लेकिन पैसे मत लेना। मैंने बेल बॉन्ड भरे, एक दिन में 11 बेल बॉन्ड भरे, और 11 बेल बॉन्ड में मैंने क्लाइंट को बोला आप मुझे 500 रुपये दे देना। उन्होंने मुझे 5500 रुपये दे भी दिए। सर को भी पता चल गई ये बात कि रितु ने पैसे लिए हैं। जब सर मेरे को स्टाइफंड देते थे उस टाइम पे 3000 रुपये करके देते थे, और कुछ हम केसेस ला के सर को मैं देती थी, तो सर उसमें से भी मुझे शेयर देते थे। जब पैसे देने लगे तो सर ने 5500 काट लिए। मैंने पूछा क्यों? सर ने कहा आपने क्लाइंट से लिए थे ना। और सर भी ये मजबूरी समझ गए कि उस टाइम इसे ज़रूरत थी, ले लिए, लेकिन अब उन्होंने काट लिए। तो मुझे बहुत उन्होंने मान सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुली पैसा भी दिए और काम भी सिखाया। मैम अभी आप ट्रायल कोर्ट में जनरली क्रिमिनल मैटर्स वगैरह डील करता है, मर्डर, पॉक्सो, रेप मैटर्स एंड ऑल। हाँ जी सर। किसी एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि सर कैसे आया? सर आप पहले केस की बात कर रहे थे, जब मेरा एनरोलमेंट हो गया और पहला ही दिन था, पहले ही दिन मुझे पहला वकालतनामा भरना था। मैं गाड़ी में बैठी थी और ये सोच रही थी आज क्या करूँ, फर्स्ट डे है मेरा एनरोलमेंट के बाद। गाड़ी में बैठ के सोच रही थी, मेरे पास एक कॉल आया एक गरीब लड़की का, क्योंकि मैं लीगल एड से काम सीखा था, तो गरीब बच्चों क्लाइंट आया मेरे पास, लड़की आई। उसने कहा मैम आप मेरा केस लोगे क्या? मैंने कहा हाँ बताओ। तो मैं आपको फ़ीस नहीं दे पाऊँगी, बस 500 रुपये दे पाऊँगी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है मैं लूँगी। कहाँ है आपका कोर्ट, कौन सा मैटर है? कि उसको कुछ नहीं पता था, मतलब मेरा 303 नंबर कोर्ट में है, बरतवाल साहब की कोर्ट में, आप चलो। सर मैं पहुंची कोर्ट में, मैंने लिस्ट देखी, लिस्ट में 37 नंबर था, और मैंने उसने मेरे को 500 का नोट दिया। मैंने उससे पहला बैंड खरीदा, वकालतनामा खरीदा और एक फ़ाइल ली, और 70-80 रुपये खर्च करके मैं कोर्ट में उसके साथ चली गई। मैंने वहाँ से केस टाइटल ढूंढा, केस टाइटल ढूंढ के मैं जगह ढूंढ रही थी कहाँ बैठ के मैं अच्छे से वकालतनामा भरूँ, और बड़ी मुश्किल से मुझे ढूंढ ढांढ के एक शांति सी जगह मिली, बिल्कुल तसल्ली से सुंदर राइटिंग में मैंने जज का नाम, केस टाइटल, सारी चीज़ें भर दी। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आया कि कौन सा मैटर क्या है ये। तो मैं वकालतनामा कंप्लीट करके वहाँ जाके खड़ी हो गई। इतना पता चल गया कुछ मेंटेनेंस का है, ये MT केस नंबर था, और मैं कोर्ट में जाके खड़ी हो गई। 37 नंबर था, और आते आते उसको 1:30 बज गया, लंच हो गया। तो मैंने शुक्र मनाया, चलो अभी भी नंबर नहीं आया, पूछ लेती हूँ किसी सीनियर से कि आखिर इसमें करना क्या है। 1-2 सीनियर से पूछा भी मैंने, तो जज साहब बताएंगे, फाइल पढ़ लो, इस तरह से जो भी गाइड करते हैं, जानते थे जो वकील साहब, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। फिर भी सर मतलब हार्ट बीट्स बहुत बढ़ रही थी। पहला केस, पहला दिन, वकालतनामा, बैंड सब है मेरे पास, लेकिन मैं बोलूँगी क्या। आखिर में 2 बजे लंच हुआ, लंच के बाद जज साहब ने जो सिविल लिस्ट थी वो कॉल कर ली, और उस मैटर को, मेरे वाले मैटर को लेते लेते 4 बज गए। जब 4 बजे मेरा नंबर आया तो जज साहब ने एक ही सवाल किया, हैज़ ही पेड एनीथिंग? मैंने कहा सर नो, ही हैज़ नॉट पेड अ सिंगल पेनी। एक्यूज जो उसका लड़की का हस्बैंड था वो कोर्ट में खड़ा था। मैंने कहा सर इसने एक भी पैसा नहीं दिया। बस एक ही सेंटेंस मैंने बोला, जज साहब कहते इसको कस्टडी में ले लो। तो उसे कस्टडी में ले लिया। तो पहला वकालतनामा पहले दिन, और एक्यूज कस्टडी में, मेरी क्लाइंट खुश, आज उसे अरेस्ट करा दिया इतने सालों बाद। तो आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। 4 बजे मज़ा ही आ गया, एक लाइन में ही वो जेल चला गया। फिर सर उसके बाद तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगले दिन उसकी पूरी फैमिली मेरे चैम्बर में थी, और जमानत के लिए उन्होंने जो लड़की के देने थे 60-70 हज़ार रुपये, एग्जीक्यूशन थी एक्चुअली वो, जिस केस में मैं पेश हुई थी। और मैंने तो कहा लॉर्डशिप आई एम फाइलिंग फ्रेश वकालतनामा, और सर ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या इसने कुछ दिया है? मैंने बोला सर ही हैज़ नॉट पेड अ सिंगल पेनी। इतनी सी बात बोलते उसे कस्टडी में ले लिया। और जैसे ये वाला केस आपके केस में हुआ, तो ऑलरेडी इसमें दूसरा कोई एडवोकेट भी होगा, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कि मतलब इसमें NOC नहीं है किसी और एडवोकेट का वगैरह? सर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर NOC रिक्वायर्ड नहीं होती है। हमारे सीनियर ने भी, जैसे वो लीगल एड काउंसिल थे, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बेटे जहाँ देखो कि नया वकील आ गया है, वहाँ आप अपने आप ही विड्रॉ कर लो खुद को, आप बाहर हो जाओ,
कई बार ऐसा हुआ सर कि क्लाइंट एंड में काम करवा जाता है सारा, और बाद में जब उसे पेमेंट मिलती है, या ज़्यादातर सेटलमेंट के मैटर्स में ऐसा होता है कि जब उसका सेटल होने वाला होता है तो वो बोल देते हैं कोर्ट में, शी इज़ नॉट माई काउंसिल, या मतलब मैंने दूसरा वकील बदल लिया है। क्लाइंट करते हैं इस तरह से। तो उन्होंने यही सिखाया, जब भी आपको दिखे कि दूसरा वकील आके खड़ा हो गया है तो आप बिल्कुल पीछे हो जाओ और छोड़ दो उस केस को इमीडिएटली। कोर्ट में कभी भी अपने आप को, और मैं खुद जज साहब को बोल देती हूँ, सर ठीक है मैं अपना विड्रॉ कर लेती हूँ वकालतनामा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर एनओसी का प्रोविज़न नहीं है, और मोस्टली यही होता है कि क्लाइंट बदलता है वकील तो हम विड्रॉ कर लेते हैं, या मैं भी जैसे सुपरसीड करती हूँ किसी में कोर्ट में जाके वकालतनामा लगाती हूँ तो पुराने काउंसिल अपने आप हट जाते हैं, ठीक है जी चेंज कर लिया। पर हाई कोर्ट में ये प्रोविज़न है सर। तो बहुत एक हेल्थी कोऑर्डिनेशन है, वरना तो इन मामलों में तो अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती है कि मेरा क्लाइंट आपके शरीर कैसे कर लिया, हाँ जी सर। या फिर जब तक मेरा बकाया पड़ा है तो मैं एनओसी दूंगा नहीं, सो वगैरह होगा। ये हाई कोर्ट में है सर। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बिना एनओसी के आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। अगर आपको प्रीवियस काउंसिल के अंदर ट्रायल कोर्ट जैसा बता रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर केस हो गया, वो वहाँ पे आपको एनओसी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। हाँ, आज तक मैंने सर चला आ रहा है। बिल्कुल सर, मैंने इन 12 सालों में कभी नहीं देखा कि कोई मैंने एनओसी किसी से ली हो या मैंने खुद दी हो, कोई नहीं मांगता। इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी चलता है सर, सुपरसीड कर दिया किसी ने तो जिसने कर दिया वो अपना आर्ग्यूमेंट करेगा या आगे की प्रोसीडिंग को देखेगा, फर्दर प्रोसीडिंग को, और जो पुराना वकील होगा वो बैकआउट कर जाता है। अच्छा, मैंने तो मैम जैसे अभी सारे यंग एडवोकेट जुड़े हुए हैं, इनके कंसर्न में क्या होता है कि कभी कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो दूसरे वकील से परेशान हो गया है, नेचुरली सर, नेचुरली। ये वाला वो वकील साहब तो मेरा काम नहीं कर रहे हैं, देखो आप कुछ कर सकते हो केस के अंदर। हाँ जी। इन यंग एडवोकेट्स को उस समय कैसे डील करना चाहिए उस क्लाइंट को प्रैक्टिकली? सर जब भी कोई क्लाइंट आता है, नेचुरली जिस एडवोकेट के पास वो पहले होते हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और वो एक्सपीरियंस्ड थे उसके बाद भी क्लाइंट कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है। उसका रीज़न ये रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो अब क्योंकि हम तो एक ऐसी मिडिल एज में हैं जहाँ हमारे साथ सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं, तो और हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जब भी फाइल आएगी हमारे पास, नेचुरल सी बात है हमसे तो वो सीनियर ही होंगे, और वो सीनियर से परेशान होकर इसलिए भी आते हैं क्योंकि सीनियर के पास काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो टाइम नहीं दे पाते, अपने जूनियर्स को भेज देते हैं, तो इस वजह से अपसेट होके आता है क्लाइंट की वकील साहब आते ही नहीं है कोर्ट में, जूनियर को भेज देते हैं और जूनियर डेट लेके चला जाता है। तो इस तरह के मेरे पास अभी भी ऐसे मैटर आते हैं सर। कुछ दिन पहले मैं डीजे का एग्ज़ाम देने गई थी दिल्ली हायर जुडिशरी का, और उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन एक क्लाइंट ने मुझे अपॉइंटमेंट ली हुई थी मुझसे कि मुझे अपनी फाइल्स आपको देनी है, और वो सर 11 साल पुराना केस था कड़कड़डुमा कोर्ट का, और उसमें वो सिविल मैटर था प्रॉपर्टी का, और इतने सीनियर एडवोकेट थे उसमें, मैं उनको जानती भी हूँ पर्सनली, राकेश प्रधान जी, और उनसे दुखी होकर क्लाइंट आई है कि नहीं हमारे कोई केस में आते ही नहीं है और हमने आपका नाम सुना है, आप हैंडल करोगे उसको। तो मैंने अपनी फ़ीस कोट की। हम कभी भी कोशिश करते हैं कि जिनसे वो फाइल आई है उनकी बुराई ना करें, उनकी कमियों को उजागर करने की बजाय हम ये देखें कि फाइल में आखिर है क्या और हम क्या कर सकते हैं। और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है सर, क्लाइंट के अनसेटिस्फेक्शन का कोई भी रीज़न हो सकता है वकील साहब टाइम से नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वकील साहब को इन्होंने फीस ही ना दी हो, वकील साहब ही नाराज़ हो उनसे। तो उन रीजंस को अवॉइड करते हुए हम ये देखें कि हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, और जिस स्टेज पे मैटर है उसको पढ़ना चाहिए। मतलब अगर कभी भी कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगर हम लोगों के पास आता है जी, तो नंबर 1 हमें कोई नेगेटिव बातें डिस्कस नहीं करनी है कि वो वकील साहब ने क्या किया क्या नहीं। हाँ जी, क्योंकि क्लाइंट तो हमेशा अपनी स्टोरी ही बताएगा जी, वो हमेशा पहले वाले एडवोकेट को बोलेगा और उससे हमें लेने देना भी कैसी बिल्कुल। आपको तो अपने उस केस को फोकस जो करना चाहिए। अच्छा, बीइंग अ कर्टसी, क्या न्यू एडवोकेट को पुराने वाले एडवोकेट से कम्युनिकेट करना चाहिए क्या? सर मैं तो करती हूँ, क्योंकि मैं जूनियर हूँ, वो सीनियर हैं, मुझे ज़रूर ज्ञान देंगे। उनको क्लियर बता देती हूँ कि सर ये क्लाइंट है, ये आपसे फाइल मेरे पास आ गई है और मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि ये किस स्टेज पे है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। और डेफिनेटली सर अगर आप प्यार से पूछेंगे पोलाइट वे में और आप अपने बेनिफिट के लिए, तो डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने हर बार जब भी फाइल मेरे पास आती है मैं फाइल पढ़ के क्लाइंट से बात करके उनसे पूछती हूँ कि सर ये फाइल मेरे पास आ गई है, अब आगे मुझे इसमें कुछ पेपर्स कम है तो दे दीजिए, या सर्टिफाइड भर के लूँ, या सर मैं इसमें आगे क्या करूँ। तो वो गाइड करते हैं सर। ऐसा कभी बहुत रेयर ही हुआ है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट ना किया हो। और अगर आप पोलाइटली अच्छे तरीके से पूछेंगे कि सर मैं इसमें नॉलेज भी नहीं है मुझे,
तो बताते हैं सिविल केस है या ये क्रिमिनल केस है, इसमें स्टेज पे था क्लाइंट ने, ये तो मुझे दोनों तरफा पता चल जाता है कि एडवोकेट की कमी रही या क्लाइंट की रही। और मोस्ट ऑफ द टाइम सर बड़े लोगों की कभी कोई गलती नहीं होती, सीनियर्स कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो किसी मजबूरी से ही केस उन्होंने छोड़ा भी नहीं होता, और क्लाइंट ही भागने दौड़ने की आदत होती है क्लाइंट की, थोड़े दिन रहेगा उसे सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। मेरे पास से भी आजकल फाइलें जाती हैं तो चली जाती हैं, मेरे जूनियर और एसोसिएट उसको लेके क्लाइंट को घूम रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ का सब्र करना चाहिए, नया काम आया है सीखो और सीनियर की रिस्पेक्ट करो, उनसे काम पूछ लो कि सर मैं क्या करूं इसमें। अच्छा मैम, आपने एक बात बताई कि आप 2 स्टेटस प्ले कर रहे हैं, जी मतलब अब वो जूनियर वाले पेज में भी नहीं है और एकदम वो टॉप सीनियर वाले पेज वे में भी थोड़ा नहीं है सा सर, लगेगा जी ना, बिल्कुल मॉडरेट मैं कह सकता हूँ उसका। जी अभी आपने एक जिक्र किया कि जैसे आपकी भी कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो आपकी जूनियर जो है वो इस तरह से जी मतलब उनके पास चली जाती है। मैम इसके बारे में 2 चीजें मैं जानना चाहता हूँ, आपसे बड़ा प्रैक्टिकली विद ड्यू रेस्पेक्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज सर। नंबर 1, क्या जूनियर मतलब आजकल के जो जूनियर है कभी कभार ऐसी हरकत भी करते हैं कि अपने ही सीनियर की फाइल को ब्रेन वॉशिंग करके ले जाने का प्रयास करेंगे? मतलब मैं आपसे प्रैक्टिकली जानना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे उस ऑनेस्ट आंसर को प्लीज डिस्प्ले कर पाएं। सर ये तो मतलब पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है सर। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि सारे जूनियर ऐसे होते हैं, लेकिन हर जूनियर के पास काम नहीं होता। वो कोशिश यही करता है कि सीनियर ने एक बार क्लाइंट का नंबर दे दिया, उसकी फाइल मेरे हाथ में आ गई तो चलो ठीक है, अब आप ना मैम तो फीस लेती हैं 10,000, मैं आपके 5 में ही काम करा दूंगा, ये नेचर होता है सर। समवेयर उनमें से कुछ लोग ऐसा करते हैं। हाँ सर, होता है सर, हो आदत सर, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको फाइल मिल गई, आपको क्लाइंट मिल गया तो आप सोचते हो कि अब इसको ना जाने दिया जाए, और जब काम आ जाता है तो आदमी करता ही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कोशिश करो कि आप सीनियर को कभी सुपरसीड करने की कोशिश मत करो, आप उनको अवेयर कर दो। मेरी जहाँ तक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर, मेरे पास हमेशा सीनियर का ही काम आया है, क्योंकि मैं तो थी जूनियर, तो धीरे धीरे अब जूनियर आने लगे हैं, हम सीनियर बनने लगे हैं, लेकिन अभी भी 30 साल वाले 40 साल एक्सपीरियंस वाले मेरे सारे सीनियर, और काम वहीं से आता है मेरे पास, सारे पुराने केस आते हैं, और कई तो सर बहुत ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं जो फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं, मात्र फाइनल आर्ग्यूमेंट। तो मैं उस प्लीज सर, एक और चीज ये भी थोड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है कि जब अपने जूनियर इस तरीके से कभी कभार इस तरह की फाइल को सुपरसीड करते हैं या क्लाइंट को इस तरीके से मिसगाइड करते हैं, क्या देर आफ्टर या फिर क्लाइंट खुद जाके उनको अप्रोच कर देता है? हाँ जी जैसे आप अपने टाइम पे क्या करते थे, अपने सीनियर से आप कम्युनिकेट करते थे जी, क्या वो करते हैं? नहीं करते सर। दुख होता है काफ़ी कि जैसे मेरे 2-3 जूनियर्स ने ऐसा किया है, मैंने बेल मैटर्स में भेजा और जज साहब ने पूछा सीनियर कहाँ है, तो सीनियर तो है नहीं, फीस भी ले ली, फाइल भी ले ली, और उसके बाद क्लाइंट उधर ही जा रहा है, मैं तो गौरव से काम करवा रहा हूँ मैडम, मैं आया ही नहीं, मेरे पास आया ही नहीं वो। तो मैंने गौरव को एक बार डांटा भी, वो बड़ा एक सीनियर के लिए बड़ा पेनफुल होता है सर। अगर आप सीनियर को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो तो नेचुरली सीनियर बुरा भी मानते हैं, फिर आगे आपको सर उनसे काम भी नहीं मिलता। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आप एक केस तो उनसे ले जाएंगे, लेकिन अगर हज़ारों केस लेने हैं, हर बार काम चाहिए, तो आपको उनको कम्युनिकेट करके मतलब उनके माइंड में डाल दो ये बात कि सर मैं आपकी फ़ाइल मेरे पास आ गई है, क्लाइंट के पास पैसे कम हैं। ऐसा होता है सर, मैं जिस चैम्बर में बैठती हूँ हमारे पास 40 साल की प्रैक्टिस है, हमारे सीनियर काउंसिल जो पवार साहब हैं, उनकी मैडम, दोनों एडवोकेट हैं। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, जब क्लाइंट वो थक जाते हैं, वो सीनियर भी थक जाते हैं कि ये पैसे तो दे नहीं रहा, कम दे रहा है, और इतने मुझे ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को किसी और केस में जाना है, तो यू हैंडल इट। तो उसमें जो क्लाइंट फीस दे के जाता है मैं बता देती हूँ, और कभी कभी हमारे जूनियर ये ऐसा करते हैं कि बताते ही नहीं हैं कितने पैसे आ गए, क्या काम किया आज, तो ये थोड़ा सा सर ये पेनफुल रहता है। यहाँ पे जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ लिटिगेशन के अंदर है, उनको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये हरकत हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी है। हाँ जी, हाँ जी, एक केस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर सीनियर से भविष्य के अंदर आप आंख से आंख मिलाकर करने का औदा खो देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमेशा ऐसा फील होगा कि हमने इनको कहीं ना कहीं डिच किया है, धोखा दिया है, और वो फिर सीनियर को, तो सर सीनियर तो सीनियर है, वो तो गुरु है, वो भाप जाते हैं, उनको पता है ये कितने पानी में। कल 2 केस दिए थे, खराब कर दिए, ठीक है, तीसरी फाइल छूने भी नहीं देंगे वो आपको चैम्बर में ही मना कर देंगे कि आप मत आया करो। हमारे सीनियर काउंसिल ने मुझे छोड़ के कितने जूनियर्स को निकाल दिया कि नहीं, इनको हम नहीं बैठने देंगे, ये फाइल ले जाता है, उसके बाद आके जवाब भी नहीं देता, क्लाइंट भी दोबारा आना बंद कर देते हैं, तो बड़ा पेनफुल रहता है सर।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जितने भी यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं वो अपने सीनियर की नॉलेज में डाल दें कि सर ये रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता 2000 20,000 से, क्योंकि ये 2000 20,000 2 करोड़ 100 करोड़ भी बनेंगे आने वाले वक्त में। इज्जत बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत रिस्पेक्ट उनको देना। मैंने वो बोला गुरु शिष्य परंपरा, आप अच्छे शिष्य बनोगे तो आगे जाके आपको अच्छे शिष्य मिलेंगे। आज आप धोखाधड़ी करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। वेरी गुड मैम। अभी आपकी प्रैक्टिस को एक तरीके से 10 साल हो चुके हैं, आपने जी। एक सेटल्ड पोजीशन में रखा हुआ है। जी सर। अभी तो ईश्वर के आशीर्वाद से क्लाइंट खुद नाम पूछते पूछते पहुंच जाते हैं जी कि सर। तो मैडम के पास भी जाना है। मेरे 3 सवाल इसके साथ। इनिशियल स्टेज में जैसे वो तो चलो एक कॉल आ गया था, आप लीगल एड से कनेक्टेड थे, 500 रुपए वाला उसकी एक लड़की ने कॉल किया था। जी। उसके बाद जैसे क्लाइंट आपके पास आ रहे थे या फिर आप उनसे नेटवर्क बिल्डअप कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे? आपकी लाइफ का वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं सर बिल्डर लॉबी से हूँ। मैं एडवोकेट होने से पहले मैं प्रॉपर्टी लाइन में काम करती थी, फार्म हाउसेस में डील करती थी, और अच्छा मतलब क्लाइंटेज है मेरा। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, और सारी क्वालिफिकेशन मेरी दिल्ली से है, और मेरे पास जो क्लाइंटेज है इन्वेस्टर्स ज़्यादा थे, तो मेरी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग थी सर। मैं जब जूनियरशिप में गई थी इंटर्नशिप में, तभी ही मेरे पास 400-500 क्लाइंट्स का एक पूरा बंच आया, क्योंकि कोई बिल्डर चीट करके चला गया। उसको अरेस्ट करने के लिए 400-500 क्लाइंट एक ही साथ आ गए, तो वो मैंने अपने सीनियर को दिए सीधा। मुझे लाखों रुपए में कमीशन मिली है सर। मैं जब इंटर्नशिप में थी, इंटर्नशिप में ही मुझे मेरे सीनियर ने 40% में 12 लाख एक बार, 3 लाख एक बार, ऐसे पैसे दिए। बाकी देखिए सबके चेहरे मुस्कुरा गए। देखो अब जैसे ही आपने बोला ना कमीशन मिल गई है, पैसा मिल रहा है, हाँ मतलब कि चेहरों की एकदम रौनक ही अलग आ गई। हमारे कीर्ति जी, विमलेश जी, सजल जी, रवि यादव जी, हाँ जी सही कह रहा हूँ ना, मतलब एकदम से कि हाँ अब सुनने में और अलग इंजॉयमेंट है जो यहाँ पर आ रहा है। तो मैम मतलब कुल मिला के आपने अपने एग्जिस्टिंग बेस को इस्तेमाल किया। जैसे आपने कहा कि आप बिल्डर लॉबी में थे, तो स्वाभाविक जैसे मान लो एक बिल्डिंग बन रही 100 फ्लैट है जी, और बिल्डर ने चीट कर दिया, तो 100 के 100 एग्रीड पार्टी हो गए। जी बिल्कुल सर। और आपका उनसे कनेक्शन था, आपसे वो जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से वो 100 के 100 क्या बन के क्लाइंट बन गए सर मैं हाँ। सिंगल पिटीशन फाइल अपन कर रहे हैं जी, सभी 5-5 हजार भी दे रहे हैं जी। तो भी देखा जाए तो है ना, 100 लोग मिलके 5 लाख का एक अमाउंट जो हो गया। बिल्कुल सर। और उसमें से आपने अपना एक वो कमीशन शेयरिंग वाला सर अपने आप दिया, सीनियर ने चेक काट काट के। मैं पढ़ रही थी, फाइनल ईयर के एग्जाम देने के लिए घर बैठ के पढ़ रही थी, सीनियर खुद आए, आके मुझे 3 लाख रुपए दे के गए, ये तुम्हारा है इंसेंटिव। मैंने कहा सर कहाँ से आया? आप बेफिक्र रहो, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, पेपर दे के जल्दी से ज्वाइन करो। और ये आता है सर, काम अपने आप आता है, काम ही काम को खींचता है। आपने एक बार बात कही थी सर कि जब आप मेट्रो में जा रहे हो या आप बस में जा रहे हो, आप फ़ोन पे बात करो कि यस यस दिस केस इज पेंडिंग, या आई एम कमिंग। एडवोकेट वाला दिल्ली के सेमिनार में गया था वहाँ पे। हाँ जी सर। तो सर ये एक ऑरा बनाना पड़ता है, और ऐसे ही क्लाइंट्स मिलते हैं सर। मैं किसी 5 स्टार में जाती हूँ सर, या कहीं पे भी जा रही हूँ, तो वॉशरूम में जाती हूँ, कॉल अपने आप ही आती है नेचुरली। पर आपने तो कहा था बनाओ कॉल तब भी चलेगा, पर नेचुरल कॉल में भी जब हम बात करते हैं ना, तो पता चलता है मैं वकील हूँ। अच्छा ये परेशानी हो गई, ठीक है कराते हैं अरेस्ट, ओके ओके हो जाएगी FIR। तो उससे जो वॉशरूम में लेडीज़ है ना, वो अरे आप वकील हो, आप मेरा केस लड़ लोगे क्या, आप मेरा ये प्रॉब्लम है। तो क्लाइंट मिलते हैं सर, जगह जगह क्लाइंट मिलते हैं। आप चलते आपने वॉशरूम में दिल्ली भी बोलते हैं तो सबको सुनाई देता है, सबको सुनाई देता है। 5 स्टार हो, एयरपोर्ट वगैरह हो। हाँ, तो सर ऐसे भी क्लाइंट्स मिलते हैं। और विजिटिंग कार्ड आपने सिखाया था, और पहले भी मेरी भी यही आदत थी जो आपने सिखाया कि विजिटिंग कार्ड भर के जेब में रखती हूँ। कोई गलती से भी मुस्कुरा के बात कर ले, आई एम एडवोकेट, ये लो मेरा कार्ड। हाँ जी। कोई गलती से भी मुस्कुरा के बात कर ले, ये लो जी आई एम एडवोकेट। हाँ जी, सीधा बोले नमस्ते मैम कैसे हो, हाँ जी बहुत बढ़िया, आजकल क्या कर रहे हो सर, वकील बन गई, ये लो जी कार्ड। और ऐसे ही क्लाइंट बने सर मेरे। और हर कोई प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और कभी ना कभी वो आपके पास ज़रूर आता है। और सर मैं टचवुड इतनी ब्लेस्ड हूँ कि एक बार जिससे बात कर लूँगी वो क्लाइंट अपने आप ही बन जाएगा, आएगा ही आएगा। कोई ना कोई दुख सुख उनके साथ लगा ही रहता है। ये डायलॉग तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो सामने वाला हंस दिया, ये लो जी मैं हूँ एडवोकेट, ये पकड़ो मेरा कार्ड। तो सर कैसे करें, जूनियरशिप में काम चाहिए तो आपको बताना तो पड़ेगा मैं वकील हूँ, और आप ही ने सिखाया है कि हमेशा रेडी रहो, और इस बात को बताओ सबको कि मैं वकील हूँ और मेरे पास काम आएगा। इसीलिए काम आता है, और तब से बहुत बढ़िया काम आ रहा है। ऐसे ही रितु जी, अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन सर, ये भी अच्छा लगा कि वो
1.5 साल वाली पहले वाली जो बात है, सर मतलब आप सभी को कहना चाहता हूँ मैं कि दिल्ली के कोर्ट के अंदर वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था एसोसिएशन के अंदर, तो दैट टाइम ऋतु जी वहाँ पर थे उस टाइम के अंदर, और उसमें ये सारे डायलॉग डिलीवरी वहाँ पर भी हुई थी। जी वो आप अभी भी बकायदा उन पॉइंट्स को इस तरीके से मेट्रो वाला एग्जांपल हो गया, एकदम ऐसे विजिटिंग कार्ड वाला एग्जांपल हो गया, बिल्कुल कैप्चर करके बैठे हो। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग और थोड़ा प्राउड का मोमेंट भी लगा। सर, क्योंकि हमेशा से मेरी आपकी बातें कोई याद आपकी तो रखता हर बात दिल से छू के जाती है सर। आप जब है। ये देखो ये याद ही नहीं रखते, ये बदमाशों को कुछ कहो आप। ये सर 2 महीने हो गए मैं एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का कितनी बातें बता रहा हूँ, सिमरन जी है ना, सुबह रात को सुनाता हूँ, सुबह भूल जाते हैं, है ना। Thank you so much। नहीं, आप लोगों को मैं डांट नहीं रहा हूँ, आप ऐसा मत करना। अभी आप पता नहीं ऋतु मैम के चक्कर में एकदम शाम खामोश बैठे और बाद में फिर मेरे ही बैंड बजाने का काम कर लो। हाँ जी, सर अभी क्या है कि इनको मैंने साइलेंट रहने के लिए कहा हुआ है, इसलिए खामोश, इसलिए मैं भी अपने मन की भड़ास निकाल रहा हूँ, कुछ सर बोल नहीं सकते ये। अच्छा ऋतु मैम, आगे बढ़ते हैं। जी सर तो अब जैसे मतलब कुल मिला के हमको ये टैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब खुद का मार्केटिंग खुद करना पड़ेगा, जी है सर ना। और बिल्कुल उसको करने के लिए चाहे इस तरीके से बिजली कार्ड वाला जो चीज है या फिर फोन पे बातचीत वाला चीज है, ऐसा कुछ जो करना चाहिए। मैम आपने, जितना मैं जानता हूँ, आपने एक और टैक्टिस तो नहीं कहूँगा, वो गलत शब्द हो जाएगा उसके लिए, लेकिन आपने एक और नोबल कॉज भी इसके साथ में कनेक्ट किया, जी सर और वो नोबल कॉज भी जो है आपकी एडवोकेसी के अंदर एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल आपने सर इनफैक्ट कुछ ऐसे केसेस भी लड़े हैं जो बीआईएल टाइप के मैटर्स भी रहे हैं बिल्कुल वगैरह। जी। मैम उनके कुछ एग्जांपल आप बता पाएंगे प्लीज? हाँ सर, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी सर। जो मेरा नेचर है सेम बिल्कुल जैसे आपका नेचर है सर, आप दुनिया की मदद करते हैं, हर किसी का सहारा बनते हैं, तो कुछ ऐसा ही अंदर मेरे भी फीलिंग रहती है। तो मैं बुज़ुर्गों की सेवा में ज़्यादातर माँ बाप की सेवा की है और इसलिए रहते थे। तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए चलते हुए कि बेटा मैं ना एडवोकेट्स की स्टैंप बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप बना दीजिए मेरी स्टैंप। तो उन्होंने मेरी स्टैंप बनाने के लिए मेरे डिटेल वगैरह ली, तो मैंने उनको एक 500 का नोट निकाल के दिया, अंकल लो पैसे। अंकल कहते हैं नहीं आप ना बेटा बाद में देना जब स्टैंप बन जाएगी। मैंने कहा नहीं मुझे अंकल ऐसा लग रहा है आपको ना पैसे की ज़रूरत है। ही वॉज 84 ईयर ओल्ड सर, और अभी वो अभी भी बहुत एज्ड हो गए हैं, वो 96 के करीब पहुंच गए हैं। तो ही वॉज 84 ईयर और बड़े हाथ कांपते हुए हाथों से उन्होंने मेरा काम, मतलब मुझे मेरी स्टैंप बनाने के लिए कहा मुझे। मैंने कहा बना दीजिए और मैंने 500 का नोट दिया, उन्होंने लिया नहीं। मैंने कहा सर आप ये रख लीजिए, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अंकल आपको पैसे चाहिए। कह रहे बेटा मैंने तो पहली वकील देखी है जो स्टैंप बनने से पहले पैसे दे रही है, और नहीं तो वकील स्टैंप बनने के बाद भी सोचते हैं कि पैसे ना दें और फ़ोन नहीं उठाते, स्टैंप लेके चले जाते हैं मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या मैं कल दूंगा, अवॉइड करते हैं, 300-400 रुपये भी के लिए भी नहीं देते हैं। मैंने कहा अंकल पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आपको वो पैसे की ज़रूरत है। तो अंकल ने वो पैसे पकड़े और मुझे आशीर्वाद दिया। और वो अंकल थे डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉय कर्मचारी थे, उनको डीटीसी पेंशन नहीं दे रहा था और वो बहुत दुखी थे। उनके घर में, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हाँ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सर, उसके एम्प्लॉय थे वो। और उनके घर में सच में उस दिन सिलेंडर नहीं था, सब्जी नहीं थी। वो तो अंकल ने बाद में बताई मुझे ये सारी तकलीफ। वो मुझे चेहरे से ऐसे फील आ गया कि मुझे करनी चाहिए मदद। देन सर उसके बाद एक संडे आया, अंकल, मैं पापा मम्मी को सत्संग से लेके आ रही थी, सत्संग जाते हैं हम लोग संडे को राधा स्वामी। तो अंकल का फ़ोन आया, बेटे बहुत अच्छा लगता है तुझे बुज़ुर्गों की सेवा करना, बड़ा शौक़ है ना। मैंने कहा हाँ जी अंकल है। तो बेटा एक काम कर, तिलक नगर में पार्क है एक सो वहाँ पे आ जा। मैं पापा को, मम्मी को, बच्चे को, सबको, गाड़ी में ही थे हम, एज इट इज़ 9 बजे सत्संग से आ रहे थे हम, उस पार्क में पहुँचे। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पार्क में करीब 150 तो लेडीज़ थी, ऐसे ही 100-200 ही होंगे जो जेंट्स थे। वो सारे डीटीसी के एम्प्लॉयज़ थे और सब कुछ विडोज़ थी उसमें, जिनको दिल्ली सरकार पेंशन नहीं दे रही थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उनको सब धोखा हुआ था और वो वीआरएस लेकर ज़बरदस्ती उनको रिटायर किया गया था और पेंशन के लिए वो तड़प रहे थे। एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कोई भाषण दे रहा था, कोई कैसे समझा रहा था एक दूसरे को हम वकील करेंगे ये वो। सर मैं कार्ड लेके गई थी मात्र 10, 20, 50 और वो सारे के सारे और मैंने 2 बातें बोली उनको कि आप चिंता मत करो, मैं वकील हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। अंकल कहते हैं सारे बुजुर्ग बेटा इनको संभाल ले किसी भी तरह। सर परमात्मा जानता है कि मैंने सिर्फ ईमानदारी से ये सोचा कि मदद करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, वो एक सेवा की भावना, वो 500 का नोट देना
कई 5,000 करोड़ कमा के दे गया, इतनी इज्जत दे गया, इतनी शोहरत दे गया। मैंने उनकी वो PIL डाली, हाई कोर्ट तक पहुंची, मैंने रिप्रेजेंटेशंस बनाई, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को घेरा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को घेरा, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को घेरा, CM से जाके मिली, केजरीवाल साहब से बार बार मिली और उनकी पेंशन के लिए जद्दोजहद की, वीडियोस बनाई। और सर इतना छा गई कि आज की डेट में रितु मुंजाल, मतलब बीजेपी का अगर ऑफिस है ना, वहाँ पे भी कहते हैं DTC का वो मैटर जिसमें रितु मुंजाल एडवोकेट हैं। तो सर ये ऊपर वाले की मेहर है, आप मदद करते हैं तो पता नहीं कितना पैसा। मैंने भी वही फीस रखी नॉर्मल, जो जितना दे सकता है, 5,000 रुपये मिनिमम लूँगी। लेकिन सर मेरे पास करीब आज की डेट में 750 कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन का मुद्दा अभी मैं लेके चल रही हूँ, जिनकी रह गई है, और टोटल 21,000 कर्मचारी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। और ये सर आज देखो कहाँ वो एक अंकल 500 रुपये मैंने दी थी मदद करने के लिए, और कहाँ उन्होंने मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब एक वो छोटा सा हम्बल बिहेवियर, हाँ जी सर, इस तरीके से हमको अलग कनेक्ट करता है। बिल्कुल सर। तो मेरा खुद का ही मानना है कि कई कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे नंबर 1 आप बार्गेनिंग मत करो। जी सर। नंबर 2 वहाँ पे वो व्यक्ति अगर लग रहा है कि नीडी होता है तो उस केस में चला क्या अवेलेबल जी, अपने तरीके से ऑफर करो, प्राइस को लेकर या पैसों को लेकर। जैसे कई बार कहते हैं ना कि आप सलून जाते हो, वो मांग रहा है कि भाई 100 रुपए लगेगी, जी मेरा ये मानना है कि उसको 120 रुपए पकड़ो। हाँ जी, रीजन क्या है, अगली बार है ना वो आपका एक अलग स्टेटस मेंटेन करेगा। बिल्कुल वो आप आए हो, भीड़ है, फिर भी वो आपको पहले प्रायोरिटी देगा। बिल्कुल क्योंकि आपने औरों से हटकर एक चीज की। बिल्कुल। बाकी लोग तो 100 रुपए के बोलेंगे, 80 रुपए दूंगा, 70 रुपए दूंगा, वो ऑर्डिनरी है। जी आपने वो 20 रुपए देकर एक सम्मान खरीद लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब सलून में जो बाकी के कस्टमर बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, यार ये क्या है, ये कौन है, हाँ जी, क्यों प्रायोरिटी दिया इस जी तरीके से। जी तो आपका वो एक जो गेस्चर वहां पे रहा उस टाइम के अंदर, एक रबड़ स्टाम्प वाली चीज बनानी पड़ी। जी तो वो चीज एक तरीके से क्या करेगी, जैसे मतलब आज आपने जैसा बताया जी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट की ब्याह पर आप डील जो कर रहे हैं, जी तो उस चीज ने नो डाउट जितनी श्रद्धा से दिया होगा, लेकिन आपके लिए मोनेटाइजेशन का रेस्पेक्ट है जुड़ा हुआ। जी सर, जी सर। बहुत सारे ऐसे भी रहे सर, उसमें बुजुर्ग कर्मचारी जिन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा हमारे तो बच्चे ही कॉपरेट नहीं करते, पेंशन हमारी आ नहीं रही है, बहुत हालत ख़राब है। ऐसे ऐसे कर्मचारी भी हैं उसमें कि बेटा हमारा रिचार्ज कर दो, तो उस बच्चे ने पापा को मारा, उनका कपड़े फाड़ दिए, उनका रिचार्ज नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला बिटिया मैं बहुत परेशान हूँ, तुझे कॉल नहीं कर पा रहा था क्योंकि रिचार्ज नहीं था, और मैं मुंबई में थी। मैंने कहा अंकल आप मुझे अभी बताओ, मैं रिचार्ज करती हूँ आपका। मैंने मोबाइल रिचार्ज किया, तब अंकल ने अपने फ़ोन से कॉल किया, और फिर मैंने उनके बेटे को भी समझाया। मैंने कहा बच्चे ऐसे नहीं करते, माँ बाप की इज्जत करो। ऐसे भी कर्मचारी हैं सर, बहुत परेशानी की हालत में आए, तो मैंने उनसे फीस लेना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ सेवा करी, सिर्फ सेवा। आई गॉट योर पॉइंट। तो मैम अगर मैं इन सभी को एक मैसेज आपके थ्रू कन्वे कराना चाहूँ कि मतलब मेरे आप शब्दों को आप कॉमर्शियल मत समझिएगा, लेकिन मैं क्योंकि आजकल का युवा अधिवक्ता है ना, थोड़ा बेरोजगारी की चपेट में बहुत रहता है। ये तो सच है सर। इनको ये टैक्टिक्स या इनको ये चीजें सिखाने के लिए, इनको ये कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के लिए ही एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम अपन ने स्टार्ट किया है जी, इसलिए वो मेरा मेन मुद्दा भी है। इसलिए जी मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि जैसे आपकी लाइफ में चलो एक कोइंसिडेंट हुआ है जी इस सर, तरीके से, क्या हम इस चीज को अपनी एडवोकेसी का क्या एक इनिशियल पार्ट भी बना सकते हैं क्या? जैसे हम एनजीओ से कनेक्टेड रहें, जी बिल्कुल, या जो वृद्धाश्रम हो जाए या ऐसे कुछ हो जाए, वहाँ पे अपन एक तरीके से उनसे अवेयरनेस फैलाने के लिए चले जाएं, या कोई नारी निकेतन का प्रोग्राम हो वहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट करने, लीगल अवेयरनेस करने चले जाएं। जी तो क्या आपको लगता है वो चीज भी हमारे लिए फ्यूचर में क्लाइंट प्रिपेयर करने का काम कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये होता ही है। हम किसी भी आश्रम में चले जाएं, सिर्फ निस्वार्थ सेवा से चले जाएं, उनकी इज्जत कर लें, उनको पैर छू लें, चाहे उनको पानी दे दें, चाहे जलजीरा पिला दें, कुछ भी उनके लिए गिफ्ट ले जाएं, छोटा मोटा जितना अपने से हो सकता है वो करने चले जाएं, और अपने कार्ड बांटाएं वहाँ जाके। जितने भी बुजुर्ग वृद्धाश्रम में है ना सर आज की डेट में, सब अच्छे घरानों से हैं, बच्चे इज्जत नहीं करते, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत है। मैं सर वो जो DTC के कर्मचारी अंकल का नाम बता रही हूँ, प्रेम अंकल जो स्टैम्प बनाते थे, उनकी 4 बेटियां सर, चारों की उनकी शादी कर दी, और जो बेटा, उस बेटे वो शराब पी के पापा को मम्मी को दोनों को मारता था। तो वो अंकल इतने परेशान हो, वो मेरे तो फैमिली मेंबर हो गए, उनकी वजह से तो मैंने इतने लाखों रुपए कमाए, इतनी इज्जत कमाई, तो मैं उनको तो कभी छोड़ ही नहीं पाई। जितनी भी मेरे जूनियर आए सबकी स्टैंप मेरी तरफ से गिफ्ट बच्चों के लिए, ये तो मैं करती थी अपने जूनियर्स के लिए। और अंकल को मैं पैसे देती थी, वो भी एक्स्ट्रा, कि अंकल आप पॉकेट में रखिए, और अंकल की मेरी होगी जो भी हम कमाएंगे आपको भी देंगे। एक दिन ऐसा आया, अंकल ने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया, आंटी और अंकल दोनों ने। तो मैंने यहाँ पे अशोक साहनी फाउंडेशन है विकास अपने महिपालपुर में,
मैंने वहाँ बात की और अंकल ने खुद जाके पसंद किया। मैंने उनको हस्बैंड वाइफ को उस आश्रम में गारंटी दी कि मेरे कल को इनको कुछ हो गया तो मैं सेवा करने आऊँगी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि आप इनको रूम दे दीजिए। तो वो वहाँ रह रहे हैं अभी 2.5 साल से वो वहाँ हैं, बहुत खुश हैं। और मैं हर साल जब भी बेटे का जन्मदिन होता है, खुद का होता है, या कभी भी मन करता है, सर्दी आ रही है, पापा के कपड़े थे बहुत सारे देने के लिए चली जाती हूँ। और जब भी सर वहाँ जाती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2-4 हज़ार 10 हज़ार खर्च करती होंगी। वहाँ जो बुजुर्ग है ना, उनसे मुझे बेटा मेरा ये प्रॉपर्टी का मैटर है, देख ले बेटा, करवा दे कुछ इसका काम। हाँ आंटी क्यों नहीं, ये बिकवा दे हमारी प्रॉपर्टी, बच्चे तो खा रहे हैं, आते नहीं है मिलने, दिस एंड दैट। तो सर जब भी आप कुछ करने जाते हो अच्छा काम, आपको बदले में बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप मदद के तरीके से काम करें, लालच की भावना ना रखें, तो बरसता है सब कुछ। और जाना चाहिए हमें, बच्चों के आश्रम में भी जाना चाहिए जहाँ छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं कोई संभालता, अनाथ आश्रम है या फिर बुजुर्गों के आश्रम है, जहाँ मौका मिले हमें पहुँचना चाहिए, क्योंकि हम वकील हैं, हम मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लीगल एड का काउंसिल बने और पैनल पे आएंगे तभी हम कुछ करेंगे। अपने अंदर भावना हो तो आप कहीं पे भी लीगल एड काउंसिल बन सकते हैं। और वो चीज कहीं की हमारे लिए मोनेटाइजेशन का भी वर्क कर ही देती है अपने आप सर, पैसा पीछे आता है। जी आपने 40-50 लोग जो व्रत वहाँ पे बैठे हैं, जी, आपने उनको अपना इस तरह से कंसर्न आपने शेयर किया, विजिटिंग कार्ड उन्होंने दिया, तो उनमें से किसी का तो फैमिली का प्रॉपर्टी का मैटर होगा ही होगा, है ना सर। जब वो आप प्रॉपर्टी दबा दी, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल सर, जब वो आपका नेचर देखते हैं ना कि इसके अंदर लालच नहीं है, ये हमें धोखा नहीं देगी, विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। वो अपना नहीं सिर्फ दुख, दुनिया के दुख बताते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उन्होंने दुनिया देखी है और मुझसे ज़्यादा बड़ा सर्कल है उनका। वो मुझे फ़ोन करके भेजते हैं, बेटा उस फलाने क्लाइंट को भेज रहे हैं, उनका ज़रा काम कर देना। और जो आएगा वो पैसे तो देगा ही सर, सबको पता है वकील फीस लेते हैं, कोई ज़्यादा या कोई कम, वो तो हालात देख के हमें मैनेज करना होता है। और उसी केस के हम 5 लाख भी ले लेते हैं, वही केस में 5,000 में भी कर देती हूँ। सिर्फ ये देखती हूँ क्लाइंट का बजट बनता भी है या नहीं। लड़कियों की सेवा बोल देती हूँ फ्री में कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लिटिगेशन चार्जेस मिल जाते हैं, जिससे मेरा भी काम चल जाता है और उनका भी चल जाता है। मदद के तौर पर जब हम काम करते हैं तो अपना जेब कभी खाली नहीं होती है। अच्छा रितु जी, ऐसा कभी हुआ है कि कोई क्लाइंट आया कि बोला कि भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी का मैटर है, आप सॉर्ट आउट करा दो, जो भी उसमें होगा मैं आपको उसमें से आपको पे कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा भी कोई केस है आपके पास? हाँ सर, आते हैं इस तरह के केस तो बहुत आते हैं। परसेंटेज पे कर लो, बाद में ले लेना। अभी तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो खर्चा है वो मेरी पॉकेट से ना लगे। खर्चा मतलब जैसे ड्राफ्टिंग वाले को मुझे देना है, टाइपिंग वाले को देना है, या फिर मुझे फोटोकॉपी करानी है, कोर्ट की फीस जमा करानी है, वो उतना सा मैनेज कर ले। मैं अपनी मेहनत छोड़ देती हूँ, पहले दिन से ही छोड़ देती हूँ। जो ड्राफ्टिंग मैं कराऊंगी, जो टाइपिंग मैं कराऊंगी, अपनी मेहनत छोड़ के बाकी जो छोटा मोटा खर्चा है वो लेके मैं उनका केस डाल देती हूँ किसी भी हाल में, ताकि वो परेशान ना हो। इसी से कनेक्टेड दूसरा सवाल मेरा, जी सर, ये जो ये यंग एडवोकेट्स हैं, इनके पास भी कई बार ऐसे मैटर आते हैं जिसमें हाँ, क्लाइंट ये बोलता है कि भाई मेरे पास में एग्जिस्टिंग में पैसा नहीं है जी, लेकिन ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये रिकवरी का मैटर है, सो एंड सो वगैरह वगैरह, और इसमें मेरे जीतने का जो है चांसेस वगैरह है। तो इन यंग एडवोकेट्स को आपके अकॉर्डिंग वो केस लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू ये कि भाई देखो कुछ खर्चा क्लाइंट से जो जेन्युइन है वो उसके कॉस्ट से बियर करवाओ। जी सर, बिल्कुल। ये उसके लिए कन्विंस है जो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बताया कि हम कुछ खर्चा ले लें, लेकिन आपकी वाली बात बड़ी करूंगी कि बिल्कुल ही नहीं है। लड़कियां आती हैं मेरे पास जो मार के भगा दिया। एक आसाम से लड़की आई बच्चे को उठा के साथ में, उसकी सहेली ने टिकट कराई, दिल्ली किसी तरह वो पहुंची, और आते ही उसने बताया कि पति मेरा ठीक ठाक नौकरी में है और मुझे एक भी पैसा नहीं दे रहा, मारता पीटता था, किसी और से संबंध थे, और मैं वहाँ से भाग के आ गई अपनी जान बचा के। तो मुझे अब किसी भी तरह मेंटेनेंस भी दिलाओ, मेरे बच्चे को खर्चा भी दिलाओ, और साथ में उसके ऊपर FIR कराओ। और उसके पास एक भी पैसा नहीं। जब टिकट ही सहेली ने दी है, सहेली के घर में रह रही थी, तो सर मैंने सोच कोई बात नहीं, ये तो अपनी मन की तसल्ली है, 2-4 हज़ार आ गए या नहीं आए, अगर जहाँ मैं मैनेज कर सकती हूँ वहाँ करना चाहिए सर। अगर मेरे पास है सफिशेंट तो दे दो शुरू में। तो मैंने लिटिगेशन चार्जेस भी छोड़ दिए, मेहनत भी छोड़ दी, और मैंने वो केस ले लिया। मैंने मेंटेनेंस का केस डाल दिया, वुमेन सेल में उसका केस 498A की FIR दहेज की डाल दी। वो वुमेन सेल की FIR सीधा वहाँ डुबरी पहुँच गई आसाम, और वहाँ से वो अरेस्ट हुआ। वो आया, उसने पैसे भी दिए, सेटल करके गया। और जो मेरी शुरू में फीस नहीं दी थी ना सर, उस लड़की के पास था ही नहीं, तो मैं लेती क्या, मैं तो उसको घर जाने का किराया भी देती थी। उसके बच्चे को मैंने अपने बच्चे के कपड़े दिए कि ये पहना देना, आप दिल्ली में आपके पास रहने के लिए कुछ नहीं है तो।
और कपड़े नहीं है तो ये मदद करनी पड़ती है सर। और उसके बाद जब उसका पति आया, मुझे मेरी फीस भी मिल गई, उसको खर्चा मिल गया, सेटल करके अच्छा अमाउंट उस लड़की को भी दिला दिया, और वो इज्जत से वापस उसको तलाक दिला दिया, नहीं रहना चाहती थी वो साथ में, और बच्चे का मेंटेनेंस बंधवा दिया। और FIR अभी क्वैश होनी है, वो वहीं से होगी, आसाम हाई कोर्ट से। जी सर। तो मतलब कहीं जो है सर काम मत छोड़िए, काम नहीं छोड़ना, काम मत छोड़िए। जी एग्जैक्टली, जी दिस इज द गोल्डन लाइन। जी काम मत छोड़िए कि जी मतलब जैसा भी काम आता है, जिस तरीके के भी आता है, हमें क्या करना है, उस मैटर को डील करना ही करना है। जी हो सकता है प्रेजेंट में ना मिले, बट फ्यूचर के अंदर उसमें से कुछ अमाउंट मिल पाए जी। या नहीं भी मिल पाए। नहीं अच्छा, मिलेगा तो एक सर और- तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। Exactly. शुरू में आपको आता भी तो नहीं है कुछ भी। Very true, जी। very true. मैम ऋतु जी, अब मैं जो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो थोड़ा सा एक नकारात्मक क्वेश्चन है, सर। और वो एक तरीके से मार्केटिंग या पब्लिसिटी स्टंट वाला क्वेश्चन भी है। कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनमें पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पे हमने उस सामने वाले को जस्टिस दिलाया या सामने वाले की फेवर में कोई चीज करवाई, तो हम थोड़ा मीडिया के सामने उस चीज को कह सकते हैं कि भाई देखो ये ऐसा था, ऐसा सा मामला आ गया। सपोज करो कि आपने तो उस केस को अलग तरीके से डील किया, वो जो लड़की का केस आपने बताया, अगर हम यंग एडवोकेट में से किसी के पास ऐसा कोई मैटर आ जाता है और हम उसको डील कर रहे हैं और उसको जस्टिस भी दिला रहे हैं, और देयर आफ्टर अगर हम मीडिया में कोई इंटरव्यू अगर दे देते हैं इस पर्पस से, क्या जी। जस्टिफाइड है या मतलब उसमें कुछ गलत दिख रहा है क्या आपको? आप नहीं सर, हमारे सामने नंबर ऑफ एग्जाम्पल है सर। निर्भया केस जिस एडवोकेट ने लिया, उन्होंने एक भी पैसा चार्ज नहीं किया, और आज की डेट में कितनी फेमस एडवोकेट हो गई है वो। उसके सामने सैकड़ों हजारों केसेस आ रखे हैं, जिस हाँ। नाम से ही पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सर। हरीश साल्वे साहब ने मैटर किया सिर्फ 1 रुपए फीस लेके। हरीश साल्वे कोई कम पर्सनैलिटी है सर, सीनियर मोस्ट एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में नाम गूंजता है उनका। 1 रुपए फीस में उन्होंने काम किया। तो कभी भी फीस मैटर नहीं करती सर। एक भी केस आपको चमका सकता है, लाखों करोड़ों भी दिला सकता है। तो आप अपनी नीयत साफ रख के काम पे फोकस कीजिए। कुछ बनना है तो शुरू में कभी भी गठरी नहीं भरेगी, और अगर भर गई तो आपकी किस्मत है, आपका लक है कि आपको पैसा भी आ जाए। लेकिन आप काम पे फोकस रखिए, पैसा तो आना ही आना है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो मैम कहते हैं ना कि आप समुंदर को शीशा नहीं दिखा सकते। जी बिल्कुल। तो वो वैसा का वैसा सीन है कि एक एपिसोड में मैम मैं आपके सारे अनुभव को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कई सारे एपिसोड अभी और होने चाहिए। जी सर। तो इस लिमिटेड सेशन में मैम जो मैंने ऑब्जर्व किया इन सभी के बिहाफ पर, जी। नंबर 1, एक तो अपने बैकग्राउंड को यूटिलाइज करो, जैसे आपने अपने बिल्डर लॉबी को इस्तेमाल किया जी। अपनी एडवोकेसी के लिए, और तभी कहीं की जो है LLB के दौरान फाइनल ईयर तक आते आते मतलब एक तरह के सीनियर खुद आपके घर पे आके आपको उसका एक कमीशन का जी चेक जो देखेगा। जी तो कमीशन एडवोकेसी, रेफरल एडवोकेसी, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट हमें ये चीज करनी चाहिए। अगर हमारे सीनियर को केस ला के देंगे तो सीनियर उसमें से हमको पे करेगा, करते हैं सर। जब उसको बिल्कुल मिल रहा है तो आपको। पहली बिल्कुल। बात। दूसरी बात मैम जो मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व की कि कभी भी छोटे से छोटा आदमी भी आ जाता है ना, वो किस तरीके से आपके लिए एक बड़ा सहायक बन सकता है केस लाने के लिए। जी। गॉड नोस। जी। तो ऐसे केस में उसकी अगर आप मदद कर पा रहे हो तो हमें करनी करनी चाहिए। क्योंकि वो सिक्का कहीं कहीं है जो टर्न आउट है जो होगा ही होगा। बिल्कुल। मैं पर्सनली इससे एग्री करता हूँ। मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊं, जो मैंने अभी लिंकिंग शुभारंभ हुआ था, ये मैंने शेयर नहीं किया, और आप लोगों को बोल रहा हूँ सिर्फ खुद सुनोगे, इसके अलावा किसी और को शेयर नहीं करूँगा। टॉप सीक्रेट है। जी सर। ओके। अभी जैसे अपने इवेंट के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, काफी पॉलिटिशियन आए थे। जी। सांसद महोदय कह दो, है ना, विधायक महोदय कह दो, वगैरह वगैरह। जी। मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल नेक्सस नहीं है। जी। हुआ ये था, एक शख्सियत है जिसका नाम है राजेंद्र पाली, जी। जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष बन के बैठे हुए। जी। उनके बड़े वाले ब्रदर हैं, उनका नाम है अशोक पालीवाल, जी। और वो करते थे प्रॉपर्टी के मैटर्स को डीलिंग में। ठीक है। उनकी लड़की है वर्षा, जो कि क्या करती है, जुडिशरी की तैयारी वगैरह है जो करती है। तो एक दो बार कॉल आया तो होता है ना, एक कम्युनिटी का कर्टसी अपन को दिखाना पड़ता है बिल्कुल। वगैरह। तो ऐसे केस में उनको मैंने लिंकिंग पब्लिकेशंस के बुक्स को भिजवाए थे, और जब उन्होंने पैसे वैसे ऑफर किए तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं सर, आपसे मैं कैसे ले सकता हूँ जी। वगैरह। इस तरीके से कर्टसी है जो ना, दो तीन बार ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हुए होंगे, तो वो उनके माइंड के अंदर एक ऑब्लिगेशन था। तो 10 दिन पहले जब मैं उनको इनवाइट करने गया था नॉर्मल वे के अंदर, है ना, कि भाई सर आपको आना है वगैरह, किनको, अशोक जी, जिला अध्यक्ष साहब को मिली। तो उस दौरान उन्होंने बोला कि सर जब एफर्ट कर रहे हो तो इसको थोड़ा बड़े लेवल पे करते हैं, सो एंड सो। उन्होंने राजेंद्र जी पालीवाल को फोन किया,
जी फिर उन्होंने राजेंद्र गहलोत जी सांसद को फोन किया, जी फिर उन्होंने विधायक अतुल बंसाली को फोन किया, वाह। फिर उन्होंने विधायक देवेंद्र जोशी को फोन किया, वाह फिर महापौर जो है वनीता सेठ उनसे कनेक्शन हुआ, जी फिर यहाँ पे जो जसवंत जी मतलब आप समझना एक छोटी सी चीज आपके द्वारा कभी भी की गई हो वो लाइफ में कई कई रिटर्न है जो क्या करती दे के है, जाती जो है, करती है बिल्कुल ना, वो देख के ही जाती है, राइट। तो ऐसे केस के अंदर जो मैम ने आपको एग्जांपल दिया वो प्रैक्टिकल एडवोकेसी के अंदर वाकई में वर्क करता है, जी ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, आपको याद है हम लोगों ने एक एपिसोड किया था कि कोर्ट में छोटे से छोटा प्लेयर उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल चाहे वो स्टाम्प बेचने वाला हो, चाहे वो व्यक्ति आपकी नोटरी करने वाला हो, चाहे वो फोटोकॉपी करने वाले को, आपके यंग एडवोकेसी के दौरान उनसे आपका जो है ना कनेक्शन नेक्सस होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं कि हमारे काम रात दिन उनसे होते ही होते हैं, बिल्कुल चाहे चाय वाला ही क्यों ना हो, जी या चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन जाते, इसलिए तो उनसे जरूर रखना ध्यान रखना। जी। जब सीनियर बैठे होते हैं तो चाय हमें ही मंगानी होती है, उन्होंने ये कहना ऋतु चाय बोल दो उनको, तो हमें भाग के चाय वाले के पास जाना, उससे ऐसी मैडम ये लक्षण मैंने इन सबको सिखाया है, सिखाए थे किसी का तो बोलो हाँ, है ना, हाँ सर। ये पता है कितने कितने अक्षर में वो मुझे नहीं पता, मैंने इनको ये भी बताया कि अगर तुमको आती है शर्म तो कोई बात नहीं, चाय वाले से पहले से सेटिंग करके रखो कि भाई देख तेरी चाय 10 रुपए की, मैं तेरे को 15 रुपए जी। दूंगा, बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं तेरे को फोन करूँ तो हाँ। उसको चाय ऊपर लेके आ जा, बिल्कुल है ना। तो ये चीजें है ना, सीनियर भी सोचेगा यार ये खतरनाक आदमी है, आपके बारे में सोचेगा जी, कि आज जी। तक मैंने चाय जब भी मंगाई मेरे को भी वो नीचे जाके लानी पड़ती थी, और ये बेटा फोन पे मंगा रहा है, हाँ जी। है ना, बेटा बेटी जो भी केस होगा ना, तो ये तो मैंने इनको थोड़े काफी कुछ प्रैक्टिकल सर मैं तो एक लड़की हूँ तो थोड़ा वो घर वाली मतलब है ना कि तमीज से ट्रे में लेके आओ, तो जब भी हमारे सीनियर बोलते थे ऋतु चाय बोल देना, तो मैं उसको बोल रखा था चाय वाले को प्लेट में नहीं ट्रे में लाना, कप अच्छे से साफ करके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बिस्किट साथ में हो, जब भी कोई क्लाइंट बैठे। तो सर बोलते थे जब हम चाय मंगाते तो केतली उठा के ले आता है, और जब ऋतु चाय मंगाती है तो ऐसे आती है बिल्कुल डेलिकेट तरीके से, तो वो बड़े खुश होते थे मुझे देख के। ये सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा ये देखो इस चीज को है ना इन्होंने अपना एक पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट किया जी, है ना। अब जो नेगेटिव सोचिंग वो सोचिंग आ रही है, तो वो जेंडर बायसनेस वाली बात नहीं वो नहीं है सर। आपने 15 रुपए ऑफर कर दिए उनको कि मैं पैसे ज्यादा दूंगा, मैंने भी बोला आपको अच्छे पैसे, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल तरीके से लाओ, क्लाइंट खुश होके जाना चाहिए अच्छे से चाय, और सर खुश हो जाते थे हमारे कि बहुत बहुत तरीके से काम करती है। मैम मैंने एक चीज इनको नहीं बताई, आज आपसे एक टॉपिक पे डिस्कशन हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने चाय वाले को मैं दिवाली पे गिफ्ट दिया करता था, वाह, जब है ना अपने बिल्ड में देना, क्योंकि देखो उनको कोई उम्मीद नहीं है कोई वकील आके उनको कुछ देगा, और आप में से सभी लोग की बात कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जो चाय वाला है या फोटोकॉपी वाला है उसको कोई कुछ नहीं देता, ओकेजन पे कोई कुछ नहीं देता, बिल्कुल। अगर आपने दिया है ना तो वो आपकी एक अलग इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ये सच ठीक है। है, और फिर वो बंदा जो है ना भूलेगा नहीं आपको। जी इट्स माय वर्डिंग्स टू यू जी। आपका वो छोटा सा 300 रुपए या 200 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक रेस्पेक्ट के रूप में बार बार रिटर्न देगा, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपसे चाय के पैसे लेने से आप चाय रहने दो, हाँ जी, वो पैसे जबरदस्ती नहीं लेता है, ऐसा जी भी होता है। जी बिल्कुल। और चौथी बात जो मैम हमने आपसे सीखी वो ये भी ऑब्जर्व किया आज की क्लास सेशन के अंदर कि मतलब हमें जूनियर और सीनियर का जो एक तबका होता है, जो एटिकेट्स होता है वो भी मेंटेन करना होता है। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी भी सीनियर का भी केस अगर आपके पास में आ रहा है तो आप उनको कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करने से क्या होगा कहीं कहीं जो है वो चीज बड़ी उस सीनियर की नजरों में आपका एक अच्छा ऑरा बनेगा कि भाई देखो इसने केस आया तो भी मुझे चला के पहले बताया, इन्फॉर्म किया, सो एंड सो वगैरह वगैरह, तो वो बहुत एक मायने रखता है। और भी पता नहीं कई सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में डिस्कस हुई वगैरह। हाँ जी, अब आप में से किसी कैंडिडेट को इन टॉपिक्स पे कोई बात पूछनी है? एनीवन? लिमिटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके पास में है, एनीवन? मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछिए कपिल जी। सर जैसे मैम ने बोला कि अपने पास कोई भी केस आता है पर उसको ले लीजिए, हाँ सर जैसे किसी केस के बारे में सर नॉलेज नहीं है तो उसको कैसे डील करेंगे सर? पहले आप बताओ, इसका आंसर मैंने पहले दिया था कि नहीं दिया था, पहले वो बताओ। मतलब तुम है ना मेरे वाले सवाल जो मैं आंसर दे चुका हूँ वापस से वो मैम के मुंह से सुनना चाहते हो क्या? मेरा खून पी रहे हो, चलो ठीक है, मैम को मुझे अगले एपिसोड में लाना है, बट हाँ यस मैम प्लीज ऋतु मैम। सर मैं कपिल जी को इस बात का जवाब ऐसे दूंगी, कोई भी कभी भी कंप्लीट संपूर्ण नहीं होता है, और हर काम आपके लिए पहला और नया ही होता है। कभी कभी तो सर सीनियर्स के पास भी ऐसे मैटर आते हैं जिनकी उनको नॉलेज नहीं होती,
और वो अपने सीनियर से पूछते हैं या अपने कुलीग से पूछते हैं। तो इस चीज़ से कभी नहीं घबराना, हर चीज़ हमेशा नई होती है और आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आप केस ले लीजिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए। आप उसके बारे में खुद ही पहले तो वो फाइल पढ़ लीजिए, फिर उस फाइल से संबंधित सेक्शंस पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो सीनियर तो है ही, गुरु तो है ही, उनको छोड़िए मत, उनसे सलाह लीजिए। और इतने सीनियर है सर कोर्ट में, आप किसी से भी पूछिए, वो आपको सब मदद करते हैं और धीरे धीरे काम आ जाता है सर। और काम ऐसे ही आता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ सबको आता है। बड़े बड़े सीनियर्स भी कभी कभी उलझ जाते हैं। अभी बहुत सारे मैटर ऐसे, हाई कोर्ट के रिट लगानी है कहीं पर, कहीं रिवीजन और अपील में सीनियर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उनको ढूंढ ढूंढ के बताते हैं सर इसमें रिवीजन जाएगी, अपील नहीं जाएगी। जैसे 138 के मैटर है, सेशन में अपील चली जाती है, और लेकिन सेशन के बाद अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हो तो वहाँ अपील का काम खत्म हो गया, अब वहाँ रिवीजन जाएगी। तो गलती हुई सीनियर से, तो उन्होंने हमसे भी पूछा, हमने किसी और से पूछ के सीनियर को भी गाइड कर दिया। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जब भी आए, हर बार नया काम आएगा और हर बार आप वो काम आपको सिखाएगा। पैसे मिल गए तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है, ना मिले तो काम तो सीखने को मिलेगा। तो काम नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। और जी, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों की मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ। एक बार मैंने आपको क्लास में एक सेशन लेके बताया था कि अगर मान लीजिए किसी केस के बारे में जानकारी नहीं है तो एटलीस्ट उससे डॉक्यूमेंट ले लो और ऐसे प्रिटेंड करो कि मुझे थोड़ा चॉइस करने का टाइम है, मैं फाइल को स्टडी करके फिर आपसे थोड़ा प्रॉपर्ली डिस्कशन करूंगा। हाँ जी, अभी हम लोग क्या है, ऊपर ऊपर डिस्कशन करने में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा बहाना करके उससे 1-2 दिन का टाइम ले लो और उस 1-2 दिन के अंदर फिर आप गलियारे घूम जाओ। बिल्कुल सीनियर के ऑफिस में जाके सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बिल्कुल। यस सर। सर मेरे साथ कल के डेट में एक हुआ सीन कि एक क्लाइंट ने मुझे फोन किया सर, और उसका कॉन्ट्रैक्ट का 2 आदमी था जो कस्टडी में चला गया था, उसका बेल टूटा हुआ था। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कि कितने दिन में इसका बेल होगा, एक्साइज का था शराब वाली। तो उस क्लाइंट ने मुझसे कहा कि आप बताइए मैम कि इसमें बेल कब तक हो जाएगी, 1 दिन में हो जाएगी या 2 दिन में हो जाएगी। मैं इस चीज को जान नहीं रही थी कि 1 दिन में होगी 2 दिन में होगी। कस्टडी उसका बेल टूटा हुआ था इसलिए वो कस्टडी में गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको रिकॉर्ड में देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अब वो पहले भी एक बार मुझे चार्ज किया था कि मैम मेरे क्लाइंट को बताया है 250 ml शराब के साथ, तो उसका बिल के हाई कोर्ट से होगा या फिर यहाँ से। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ से नहीं होगा, हाई कोर्ट से होगा। ऐसे ही अंदाज से मैंने बोल दिया था, लेकिन सही बोला था। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो यहीं से बेल मिल गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही। तो हम लगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से मिलेगा। लेकिन हम ज्यादा नहीं बोल पाए कि कंफर्म थे नहीं, कोर्ट में गया इसमें से आप सही बोले हैं, तो हाई कोर्ट से ही होगा, यहाँ पर वो झूठ बोला है। यही बात इसमें भी हुआ, कहा कि बेल टूट गया है, उसका क्या करेंगे, कब तक होगा, मुझे आइडिया नहीं हुआ। मैंने कहा कि रिकॉर्ड देखकर उसके बाद मैं आपको बोलूंगी। और वो बस कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद कॉल। ये टैक्टिक्स तो में आना ही चाहिए कि क्लाइंट को आप थोड़ा एक नेक्स्ट डेट दो और इन द बिटवीन जो है ना, आप इस चीज की स्टडी करें कि भाई इस केस के अंदर में सीनियर से जाके बातचीत करनी है और सीनियर पे पास जाने से पहले खुद फाइल को स्टडी करके मायने रखना है। बट रीना जी, यहाँ पर आपकी गलती मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप कंफर्म नहीं थे तो आपको हाई कोर्ट भी नहीं बोलना चाहिए था। आपको उसको कोई आंसर नहीं देके उसको कुछ शाम को अगले दिन आके मिलने के लिए बोलना चाहिए जी, ठीक है? बिल्कुल। एक बार आपका रिकॉर्ड देखने के बाद आप सब कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है? तो आप कल मॉर्निंग वो बोल रहा था कि मेरा बेल हो चुका है, अगर आपके पास ये केस आता तो आप कब कैसे करते, हाई कोर्ट को करते या फिर। पहली बात तो ये कि क्लाइंट्स से हमको लीगल पॉइंट पे जिसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं है आर्गुमेंट करना ही नहीं, वैसे ही नहीं करना अपने को जी। क्लाइंट को इतनी इज्जत क्यों देते हैं कि वो आपसे आपके लीगल नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास करे, है ना? जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना क्लाइंट को लगेगा कि अच्छा भाई इनसे तो और भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, वो भी पूछ लेते हैं। और एक भी पॉइंट पे मान लीजिए कोई गलत ओपिनियन चला गया तो वो 10 जगह जाके बोलेगा इनको आता नहीं है, चाहे आपने कितना ही जेंटल हुड के साथ उनको डील जो किया हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर, ये ओके प्रैक्टिस का जो स्टेज होता है सर, निचले कोर्ट से करना है। ये कपिल जी, आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है कपिल जी। सर, ये प्रैक्टिस का जो स्टेज होता है सर, निचले कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए सर प्रैक्टिस की, हाई कोर्ट से? निचली कोर्ट से ही करनी चाहिए। आपको मैम के मुंह से सुनना है। मैम प्लीज आप ये बताएं। बिल्कुल सर, आपने एक ही शब्द में सब कर दिया, गागर में सागर भर दिया, क्योंकि बेसिक सारा नीचे की कोर्ट में ही है।
ऊपर तो सिर्फ अपील रह जाती है, रिट्स रह जाती हैं, SLPs रह जाती है। तो आपको कुछ भी सीखना है, मैंने तो सर क्लर्क से शुरू किया। मुझे तो टेबल साफ करना पहले आना चाहिए, फाइल की मिट्टी झाड़नी पहले आनी चाहिए, आपको फाइल कैसे बनानी है, उसको सिलना कैसे है वो आना चाहिए, टैगिंग कैसे करनी है, पेजिंग कैसे करनी है, इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए, बेसिक से बेसिक चीज़ आनी चाहिए। जब मैं वकील बन जाऊं तो मैं किसी भी काम में डरूं नहीं, घबराऊं नहीं। मुझे पता होना चाहिए वकालतनामा क्या होता है, मुचलका क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है, जमानत क्या होती है। तो ये इन चीज़ों से, अब सर तामील क्या होती है, ये तामील उर्दू शब्द है। जब बेसिक सीखोगे नहीं, सर बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट आते हैं हाई कोर्ट से, उनको पता ही नहीं मुचलका क्या होता है, तो वो घबराए से घूमते हैं। तो जब तक हम नीचे से नहीं सीखेंगे, शुरू से नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। ऊपर से तो नीचे ही गिरेंगे अगर गलती करेंगे तो इसलिए हमें बेसिक मजबूत करके चलना है। तो 2 साल 3 साल का जो अभी आ रहा है ये मैंडेट, ये भी ज़रूरी है सर, सीखना चाहिए। एक जूनियर को, एक वकील को पहले पक्का हो जाना चाहिए, फिर काम आए तो मज़ा आता है, फिर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे। ना भी पता होगा, जैसे मेरे सीनियर मुझे मिले थे लीगल एड काउंसिल, मेरी फाइल पढ़ने से पहले उन्होंने मेरे चेहरे से बता दिया कितने साल हुए यहाँ रहते हुए, ये लड़के कब से तंग कर रहे हैं, FIR हुई कि नहीं, 354 लगी, क्या लगा। मैंने सोचा ये जादू कैसे हो गया, उनको कैसे पता मेरी फाइल बिना पढ़े। ये सर इसी चीज़ों से आता है जब आपको बेसिक नॉलेज पूरी होती है। तो वकालत नीचे से शुरू करो, एनरोलमेंट आप कहीं पर भी करा लो, और बाद में आप 2-3 साल बाद जो मालिक की मर्जी, क्या पता आपको कहाँ का केस मिल जाए, हाई कोर्ट मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट मिल जाए, और काम करते करते ही काम आता है सर। हाँ जी। तो ट्रायल कोर्ट से वकालत शुरू करनी चाहिए कपिल जी, क्लियर है? क्लियर तो पहले भी था। मैडम आए, मैडम से ही पूछेंगे, इससे बहुत अच्छी बात है। सर एक बात पूछिए। हमारे प्रोफेशन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है। हम 2-3 महीने हुआ है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन भी आता है। हाँ, इसके साथ कैसे मैं डील करूं? अरे यार, तुम्हें साइकोलॉजिकल सवाल तो मैं बढ़िया से आंसर दूंगा। अभी आप मैम के नॉलेज का फायदा नहीं उठा रहे तुम लोग। मैम से वो पूछो जो मेरे बस का हो सकता है, बिल्कुल अभी है ही नहीं। ये थ्योरेटिकल साइकोलॉजिकल मोटिवेशन में दे दूंगा बात। और मेरा जो सीनियर है वो भी मॉडरेट वकील है, मैं 14 साल से एक्सपीरियंस है। आगे उसके भी सीनियर है, तो वो उसका सीनियर का बहुत एक्सपीरियंस है उनका। तो एक आध दिन होता है, केस भी नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम तो कोर्ट रूम में बैठा रहता है, इधर उधर नहीं घूमता है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है ऐसे। अच्छा, आपको 30 दिन में 30 नए केस चाहिए क्या? तो मैं वैसे इन्होंने अपने तरीके से पूछा, बट एक जेन्युइन कंसर्न है कि कई बार ये जो हम यंग एडवोकेट्स हैं कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लो आज दिन भर कोई हियरिंग ही नहीं है या सीनियर नहीं है, तो वहाँ पे दिन भर बैठे बैठे, या फिर मान लीजिए कोई कंसर्न केस नहीं है वगैरह, तो फिर वो बैठे बैठे लगता है कि जिंदगी बेरोजगारी का गीत है, गाते जा रहे हैं, ऐसा इनको महसूस होता है। ऐसा फेज आपकी लाइफ में कभी रहा कि भाई कोर्ट गए और कुछ कामकाज नहीं है? सर सबको हमेशा हर दिन सब कुछ नहीं मिलता, किसी दिन तजुर्बा मिलता है तो किसी दिन पैसा मिलता है। जिस दिन मुझे फीस मिलती है ना सर, उस दिन मेरे को कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ नोट लेके घर आती हूँ। और जिस दिन मैं कोर्ट में जाके मेहनत करके सारा दिन थक हार के आती हूँ ना, तो एक भी पैसा जेब में नहीं लाती। तो ये तो सर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अपने आप को ना रख के कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ या मैं परेशान, आप लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ो, इतने लॉज हैं वो पढ़ो, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, और आपकी ये नॉलेज पता नहीं कहाँ काम आ जाएगी। आज सुबह काम नहीं है, शाम तक आ जाएगा, आज नहीं है तो कल आ जाएगा, काम ने तो आना ही है। आप अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि कोई भी काम, कोई भी ज़िंदगी में आगे आपके उलझन या तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि क्लाइंट्स मुसीबतें लेके आएगा, आपको उसका हल निकालना आना चाहिए। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आप दुनिया की कैसे मदद करोगे? आप कभी मत घबराओ कि आज पैसे नहीं आ रहे या 30 दिन हो गए। मेरे सीनियर के पीछे भागने से, उनकी फाइलें उठा के ले जाने से कुछ नहीं होता। आपको काम खुद सीखना होता है। कोर्ट में खड़े हो जाओ, जाके पॉक्सो की कोर्ट में चले जाओ, देखो गवाही कैसे हो रही है, मर्डर केस में सुनो गवाही कैसे हो रही है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस काम आएगा आपके। कभी भी कोई भी समय अपना सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये समय ही आपके पास है जो बहुत कीमती है, और यही पैसा बनाएगा। पैसे के पीछे शुरू से ही मत भागो, आप काम पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, सीखो जितना, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं आपके पास, और आप सोचते हो पैसे भी जल्दी से आ जाएं, केस भी जल्दी से आ जाए, और आता कुछ है नहीं।
अभी आपको सीखना है सर। और आप ये भी कर सकते हो ना, यहाँ भाई आप लिंकिंग ऐप का जुडिशियल कोर्स सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, और जब और पूरी खल्लास क्लासेस देखो, उनको समझो कैसे सर पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स बता रहे हैं। क्लास तो फिर भी यूट्यूब पर है, मतलब आप जुडिशियल कोर्स कर लो। हाँ जी, और उसके बाद में जब कोर्ट में फ्री टाइम बैठे रहते हो तो क्लासेस देखा करो। बिल्कुल, कितनी नॉलेज बढ़ेगी। ये भी आइडिया बुरा नहीं है, देखो आखिर तो कानून तो तुमको सीखना ही पड़ेगा ना। जी, बिल्कुल सर। I have a question, sir. चलिए जी, तो रितु मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, एकदम आंखों के सामने इमेजिनेशन में चल रहे थे। जी जब सर, आप बता रहे थे ना कि आप फैमिली के साथ में थे और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति का कॉल आया, फिर आप उस बगीचे में पहुंचे, तो हमारे माइंड के अंदर बकायदा इमेजिनेशन हो रहा था, जी इमेज क्रिएट हो रही थी कि अच्छा हाँ अब आप वहाँ पहुंचे, वहाँ पे इतनी लेडीज बैठी, इतने जेंट्स बैठे हैं जी। वगैरह, आपने उनसे बात कही वगैरह वगैरह, है ना। ये रियल टाइम जो अनुभव होता है ना, वो बहुत और बेशकीमती है जो होता है। बिल्कुल तो सर। एक थैंक यू शब्द जो है ना, Hello. यहाँ पे इस सेशन के लिए बहुत कम रहेगा, अरे पर सर, दिल से इतना कहना चाहता हूँ, मतलब ऑनेस्टली वी आर ऑब्राइज। सर ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। एक मतलब हान ही हान को समझता है। आपका नेचर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू से, जब से मैंने आपकी क्लासेस शुरू की और पढ़ाई शुरू की, और आपने मेरे कहने पे हर जुडिशरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। मैं सर आई एम हाईली ऑब्लाइज, आपने इतना मान दिया सर। बिल्कुल मैं मम्मी चलो उधर। हेलो। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच, और मैं फिर आपसे कनेक्ट करूंगा सर। और आप सभी लोग भाई मैम को स्पेशल थैंक यू बोलो फटाफट। गुड थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, हौसला नहीं छोड़ना, घबराना नहीं, जैसे हमारे तनसुख पालीवाल सर कहते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, कैन आई आस्क यू? हाँ जी पूछो पूछो, मेरा जी नींद नहीं आएगी, आप पूछो। रितु मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जब हम एज ए जूनियर फॉर्म में होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि सीनियर हमें किस वे में देखना चाहता है, मैंने हमारा लाइक डेकोरम या डिसिप्लिन वो सब कैसा रखना चाहिए, और दूसरा ये कि सीनियर के साथ हमें किस लेवल तक बाउंडिंग रखनी चाहिए। I mean, अगर इन केस किसी इशू पे आर्गुमेंट होता है तो हमें अपना ओपिनियन किस लेवल तक देना है, कितना सुनना है, कितना खुद का बोलना है, प्लीज वो बताइए। सर देखिए मैम, मैं इतना बताऊंगी कि सीनियर है ना, जो गुरु है, वो सब जानते हैं, वो खिलाड़ी हैं, उनको सब कुछ पता है। हम जिस भी वे में बात करेंगे ना, हम बच्चे हैं उनके सामने, उनको सब कुछ पता है, और वो जानबूझ के आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे और इनोसेंट बन के भी बात करेंगे। तो आपको अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपने मान सम्मान के साथ, एक डिग्निटी के साथ अपनी बात को रखना है, बिल्कुल रिस्पेक्टेबल वे में, कभी गुस्सा नहीं करना, एरोगेंट नहीं होना, अकड़ नहीं दिखानी, वो करनी, उनकी सुननी ज़रूरी है। उनको जितना हम सुनेंगे, बी ए गुड लिसनर, उनको सुनो, आप जवाब मत दो, एकदम से एग्रेसिव मत हो जाओ, अपना ओपिनियन देना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी आप अपनी बात ना रखें, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो शट योर माउथ, बिल्कुल चुप होके साइलेंट होके सुनो। जब वो शांत हो जाए उसके बोले मैं आया, मतलब उनसे परमिशन लेके बात करो, देखना आपको कितनी इज्जत मिलेगी। और आप अपनी डिग्निटी, आज ही तो आप जूनियर हो, 2-3 साल की बाद तो आपके जूनियर आने लगेंगे। मैं तो जिस दिन एनरोल होके आई थी, मैंने अगले दिन जिसने एनरोल कराया उसको जूनियर मानती थी, तुम मेरा जूनियर है, जबकि वो मेरे क्लासमेट है। तो कहने का भाव, मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे आपने बोला मैंने सेम ऐसे ही किया, तो सीनियर ने मुझे ये रिप्लाई किया कि जब आप मेरे से आर्गुमेंट में ओवर नहीं कर पा रहे, तो इन केस मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ जज के सामने किसी केस मैटर में, तो आप वहाँ किसी दूसरे एडवोकेट को डील करो। ये अगर उन्होंने ऐसा सवाल किया है तो आपको उसी हिसाब से ऐसा जवाब देना चाहिए कि सर अब मुझे मौका दे, मैं अपनी बात ऐसे रखूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं आपको सुन रही थी, तो अपने आप को डिफेंड करना तो आना चाहिए अपनी बात। और कोर्ट में तो दोनों तरफ आपके ऊपर तीर चल रहे होते हैं, जज भी सवाल पूछेगा और दूसरा काउंसिल है वो आपको हर बात पे काटेगा, चाहे हमारी कॉस्ट नहीं लगी तब भी बोलेगा कॉस्ट पेंडिंग है। तो मैम सर कहते हैं ना कि जब एक कुकर में अपन खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल वगैरह पकाते हैं जी, तो एक लिमिट तक जो है इनके माइंड में उतर जाएगा। इन सब का माइंड जो है प्रेशर कुकर की तरह है। जी, तो आज जितने सारा नॉलेज का आपने वो कॉम्पैक्ट डिस्क दिया है ना, मेरा ये मैं चाह रहा था कि इनको एक दो दिन इनको थोड़ा प्रोसेस में होने दीजिए, जी है ना। फिर जो सेकंड स्टेप का डिस्कशन होगा उसमें और मजा आएगा। बिल्कुल।
सर मेरा एक क्वेश्चन है मैम से। अभी अगर ढंग का क्वेश्चन नहीं जी हुआ सर, तो मैं जी सर। हेलो मैम। जी जी, हाँ जी बेटा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मेल एडवोकेट्स जो रहते हैं वो उनके क्लाइंट्स के साथ इस तरीके से का कनेक्शन बना के रखते हैं, कुछ आउट ऑफ द लीग जाकर भी उनसे बातें कर लेते हैं, तो क्लाइंट जो है वो मेल एडवोकेट के साथ ज़्यादा कनेक्टिव फील करता है। पर ऑन द अदर हैंड जो फीमेल एडवोकेट्स रहती हैं वो अपने क्लाइंट के साथ सिर्फ काम की ही बातें कर पाती हैं, और उस मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से टर्म्स मेंटेन करें कि वो उतना ही कनेक्टेड और उतना ही अश्योर्ड रहे उस फीमेल एडवोकेट के बारे में। मेरा सर इस बात में जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे जितने भी क्लाइंट मिले हैं ना या आए हैं मेरे पास, वो यही बोलते हैं मुझे तो फीमेल एडवोकेट की ज़रूरत है और आपके जैसी बोल्ड चाहिए जो लड़कों को भी पीछे छोड़ दे। तो मुझे तो ये मज़ा आया और मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट, जेंट्स क्लाइंट भी यही कह के आते हैं कि हमें फीमेल एडवोकेट चाहिए और आपके जैसी बोल्ड चाहिए जो वो काम करें। तो अपने आप को बोल्डनेस में रखिए, आप खुल के बातचीत कीजिए क्लाइंट से, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको लगना चाहिए कि यस यू कैन, आप कैपेबल हैं, उनको आप हारने नहीं देंगी। देखिए हमें शुरू में कई बार पता होता है कि इस केस में ये हारेगा और ये काम गलत करके आया है और ये कुछ झूठ भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने क्लाइंट को डायरेक्टली अगर बोल दें कि आप हारोगे, या वो नहीं कहना है आपको, उसकी नेगेटिव बात करनी, जैसे सर ने अभी बोला नेगेटिव बात नहीं करनी, पॉजिटिव रह के उसकी बात को समझो और अपने आप को साबित करना ही होता है। हर बार आपको अपने आप को साबित करना होगा कि आई एम द बेस्ट एडवोकेट और मेरे से अच्छा तेरा काम कोई नहीं करेगा। ये ट्रस्ट क्लाइंट के माइंड में जाना ही चाहिए और इसके लिए बाय हुक एंड क्रुक। अब आप कह रहे हो कि जेंट्स एडवोकेट है, हाँ वो तो बाहर जाके सिगरेट भी पी लेंगे, वो उनके साथ शाम को ड्रिंक भी कर लेंगे, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें क्लाइंट को छोड़ना भी नहीं है। तो उनको कंफर्ट जोन देने के लिए आप अपनी वकालत, अपने पॉइंट्स, अपना जो लीगल ओपिनियन है वो उनको अच्छे से शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि इतना घुलने मिलने से ही, कई बार इन चीज़ों से क्लाइंट नेगेटिव भी हो जाता है कि यार ये तो एडवोकेट क्या करता है, शाम को टाइम खराब करता है। सजल जी मैं आपके इस ओपिनियन को टोटली रिवर्ट करता हूँ। हाँ जी, ठीक है, मैम ने तो कर्टसी के नाते आपको शायद उसका एक पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर में बात बताया, बट आपके माइंड के अंदर ये जो ओपिनियन है कि वो बियॉन्ड द क्लाउड जाके वो जो मेल एडवोकेट है वो ऐसा कोई डील करता है, तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस होता है। हाँ रेयर ही है। प्रोफेशनल पर्सन जो है ना कभी भी क्लाइंट के साथ में ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि पता है कि इनफॉर्मल होने के बाद में फिर फीस का नुकसान और भी चीज का नुकसान, टर्म्स बिगड़ेंगे, थोड़ा सा भी मामला ऊपर नीचे हुआ तो वो आपको सुनाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये शायद आपका थोड़ा सा यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है। बिल्कुल सर, ना ऐसा हर केस में जो नहीं होता है। बिल्कुल। रही बात फीमेल का, जैसे आपको मैम ने बताया, बोल्ड बनो, काम की बात ही सुनना चाहते हो और काम की बात का ही लोग आपको पैसा पे करना। बिल्कुल सर। ठीक है कोई इक्का दुक्का ही क्लाइंट होता है सर, कोई इक्का दुक्का ही होता है जो इस तरह का। जी सर। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप नोट करके रखना, मैम के साथ एक और सेशन होगा, ठीक है, और उस समय आप मैम का थोड़ा सा और खून पी सकते हैं सर। ओके मैम, तो मैम ऑनेस्टली थैंक यू सो बहुत मच अच्छा सेशन था जॉइनिंग अस सर। और फिर वापस कनेक्ट करता हूं मैम आपसे। जी सर। Thank you और सभी की तरफ से थैंक्स अ लॉट सर सर सौभाग्य मेरा, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सभी को, गुड नाइट सर। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको। मैम से रिक्वेस्ट किया है। हाँ जी, तो सुनाने वाले हैं। हाँ वो सुनने के लक्षण ही किए कई लोगों ने। कहाँ गया वो साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन? मिसब जी कैसा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको? अरे कोई हंसेगा नहीं। हाँ जी, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मेल एडवोकेट बाहर जाके ऐसी चीजें करते हैं। रजल जी सर मेरा कहने का मतलब ये था कि वो इस तरीके से जिसके पास मैं जाती हूँ जो सीनियर है सवाल ये वो आपने सवाल कॉन्सेप्ट अच्छा था, पूछा गलत तरीके से। आपको ये पूछना चाहिए था कि मैं मेल एडवोकेट कई बार क्या फील्ड वर्क भी कर लेता है, जैसे पुलिस स्टेशन